अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यू डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ के हवाले से सेकंड लेक्चर है ये। और आज की क्लास में इंशाल्लाह हम सर्कुलर क्यूज़ को डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है बाय यूजिंग अरेज़ और बाय यूजिंग लिंक्ड लिस्ट दोनों को ही आज की क्लास में कवर कर लें। सर्कुलर क्यूज़ जो है अ, हमारे पास जो है लीनियर क्यू में एक ड्रॉबैक था कि वो मेमोरी को वेस्ट करता था। आपने देखा था अगर आप फ्रंट से वैल्यूज़ डिलीट कर दें और रेयर अगर लास्ट लोकेशन पे खड़ा हुआ है, उसके फ्रंट के पे एम्प्टी स्पेसेस होने के बावजूद जो है आप लीनियर क्यू के फ्रंट पे इंसर्शन नहीं कर सकते थे। क्योंकि क्यू का रूल है कि आपने इंसर्शन रेयर पे करनी है तो वो आपके फ्रंट पे जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो आपके पास ज़ाया हो जाती हैं। इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं सर्कुलर क्यू। और सर्कुलर क्यू जो है वो शुरू में पड़ी स्पेसेस को रिक्लेम दोबारा उनको रिक्लेम करके यूज़ कर सकता है बाय रैपिंग अराउंड, ठीक है? सर्कुलर क्यू जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इसमें सिंपली लास्ट पोज़ीशन को आप फर्स्ट पोज़ीशन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, आपका एक सर्कल बन जाता है। कैसे वो हम यूज़िंग अरेज़ एंड यूज़िंग लिंक्ड लिस्ट उन दोनों के इंशाल्लाह आगे चल के एग्ज़ाम्पल देखेंगे। और रैपिंग अराउंड का मतलब है कि आप बिल्कुल लास्ट लोकेशन पे पहुँच के दोबारा शुरू से पहली लोकेशन से शुरू करते हैं और जहाँ भी रैपिंग अराउंड का कॉन्सेप्ट आ जाए तो वहाँ उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है। सी प्लस प्लस में जो कि परसेंट की मदद से रिप्रेज़ेंट किया जाता है। नॉर्मल क्यू की तरह इसका भी फ्रंट पॉइंटर होगा और आपके पास रियर पॉइंटर होगा, उसी तरह वही कॉन्सेप्ट है। फ्रंट एंड से आपकी डिलीशन होगी और वो आपके क्यू के फ्रंट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा और रेयर जो है आपके क्यू के रेयर एलिमेंट को लास्ट यानी पीछे वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा और रेयर एंड पे हमेशा इंसर्शन होगी। इसी तरह इसमें एम्प्टी क्यू के लिए भी वही कंडीशन होगी, कुछ चेंजेस यहाँ पे थोड़ी बहुत आएँगी वो हम देखेंगे और फुल क्यू के लिए भी हम एक कंडीशन देखेंगे। अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करने से पहले मैं थोड़ा-सा इसका एक ब बुनियादी सा कॉन्सेप्ट है बेसिक वो थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, व्हिच इज़ रिलेटेड टू रैपिंग अराउंड। देखिए, इसमें बेसिकली हम आपको याद होगा लीनियर क्यू में हम सिंपली रेयर प्लस प्लस करके आगे मूव कर रहे थे और जब हम दर्शन करते थे और जब हम डिलीशन करते थे तो हम फ्रंट को हम फ्रंट प्लस प्लस करके आगे मूव कर रहे थे। यहाँ पे रैपिंग अराउंड के लिए हम रेयर प्लस 1 मॉड साइज़ करेंगे। हम हमारे केस में लेट्स सपोज़ हमारी आइटम का अरे है और इसका साइज़ 5 है, यानी इसमें 5 लोकेशंस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑल द वे अप टू 4। तो इसमें अब आपकी मूवमेंट कैसे होगी? और हमें ये आंसर भी मिल जाएगा कि y5 और y4 इन दोनों में से कौन-सा नंबर हमने यूज़ करना है। फिलहाल हम इसको चलें शुरू में साइज़ को 5 ही ले लेते हैं। अब देखिए हमारा जब क्यू एम्प्टी है, ये आइटम्स नाम कह रहे हैं जिसकी वजह से हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आपको पता है क्यू जब एम्प्टी हो तो रियर भी -1 को पॉइंट करता है, फ्रंट भी -1 को पॉइंट करता है। आप क्यू में पहली इंसर्शन करने वाले हैं। जब आप क्यू में पहली इंसर्शन करने वाले हैं तो आप रियर पॉइंटर को भी 0 कर देंगे और फ्रंट पॉइंटर को भी 0 कर देंगे। लेट्स सपोज़ आपके यूज़र ने कहा कि यार इस लोकेशन पे जाके 10 वैल्यू इंसर्ट कर दो। तो अब आपका रियर फ्रंट दोनों पॉइंट कर रहा है लोकेशन नंबर 0 को। यहीं पे आपका रियर भी खड़ा हुआ है और यहीं पे आपका फ्रंट भी खड़ा हुआ है। ठीक है जी? अच्छा, अब आगे चलें। अब आपने यूज़र ने कहा एक और इंसर्शन करनी है, तो इंसर्शन करने के लिए आप रियर पॉइंटर को चेंज करेंगे। तो मैं फिलहाल रियर पॉइंटर को चेंज कर रहा हूँ। रियर पॉइंटर को चेंज करने के लिए आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है रेयर प्लस 1 मॉड साइज़ हमने इसको यूज़ करना है। रेयर की करंट वैल्यू आप देखें 0 है, 0 प्लस 1 मॉड साइज़ आपने कैलकुलेट करना है। साइज़ हम फिलहाल 5 ले रहे हैं। इस कैलकुलेशन के लिए रेयर प्लस 1 मॉड साइज़ के लिए ऑफ कोर्स 0 प्लस 1 आपके पास 1 आ जाएगा और 1 मॉड 5। तो सी प्लस प्लस ने आपको बताया कि जब आप मॉडुलस लेते हुए आपका पहला नंबर छोटा हो तो आंसर यही नंबर होता है। उसका मॉडुलस नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट नहीं किया जाता, यानी रिमाइंडर ऐसे कैलकुलेट नहीं किया जाता, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। तो इस केस में रेयर के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास इस पॉइंटर के अंदर, वो आपके पास आ जाएगी 1। तो आप कहोगे 1 पे वैल्यू इंसर्ट कर दो, फॉर एग्जांपल यूज़र ने वैल्यू दे दी 20। इसके बाद लेट्स सपोज़ यूज़र ने एक और वैल्यू दी, इंसर्शन आपने करनी है रेयर पर। अब आप देखिए रेयर की करंट वैल्यू जो है वो आपके पास है 1। तो अब ये वाली इक्वेशन जब दोबारा चलेगी 1 प्लस 1 मॉड साइज़, तो अब आप देखें आप कर रहे होंगे 1 प्लस 1 मॉड साइज़, आपके पास मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो 5 से हो रहा है। तो करंट वैल्यू 1 है और आपने जो है उसमें 1 में 1 ऐड करना है। 1 प्लस 1 2 अगेन 2 जो है वो इस नंबर से छोटा है, पहला नंबर छोटा हो तो वही आंसर होता है। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2। आप ये कह रहे हो आइटम ज़रे की सेकंड लोकेशन पे जाके इंसर्शन कर दो। तो सेकंड लोकेशन में लेट्स सपोज़ यूज़र ने वैल्यू दे दी 30, तब आपका रेयर यहाँ मूव कर गया। ठीक है जी? अब आपका रेयर जो है वो 2 पर है और फ्रंट वहीं 0 पे खड़ा हुआ है। सही? अच्छा, इसी तरह जब अब आपने नेक्स्ट और एक और इंसर्शन करनी है, तो अब आप देखें रेयर की करंट वैल्यू है 2, तो ये इस इक्वेशन को अपने मलहूज़ खातिर रखिएगा, अपनी सोच में रखिएगा। रेयर की करंट वैल्यू 2 प्लस 1, ठीक है? इसको लेकर हमने इसका मॉड लेना है साइज़ से व्हिच इज़ 5। तो 2 प्लस 1 3 मॉड 5, अब आप समझ गए इसका आंसर 3 ही आएगा। रेयर की नेक्स्ट लोकेशन आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी 3।
अब आप कहोगे थर्ड लोकेशन पे जाके इन आप अपनी इंजर्शन करने हैं तो आइटम्स का रेयर जो है वो 3 को पॉइंट कर रहा है। तो थर्ड पे जाके लेट्स सपोज़ यूज़र ने वैल्यू दे दी 40, यहाँ पर आपने एक और इंजर्शन कर दी। अब जब आप कहें कि अब एक और इंजर्शन आ गई, तो करंटली रेयर की वैल्यू आपके पास नज़र आ रही है, आपके पास 3 है। तो 3 प्लस 1 मॉड 5 अगेन 4 जो है वो आपके पास छोटा है 5 से तो आंसर 4 ही आएगा। तो यानी आप जो है 3 प्लस 1 जो है आप 4th लोकेशन जिसका जो जो आंसर कैलकुलेट होगा 4 और रेयर में आपके पास क्या स्टोर हो जाएगा, रेयर में आपके पास आ जाएगा 4। जब रेयर में आपके पास 4 आएगा तो 4th लोकेशन पे लेट्स सपोज़ आपके ने जाकर कोई वैल्यू स्टोर की और आपने कहा जी 50 जो है यहाँ पर मैंने इसको स्टोर कर दिया। ठीक है जी? अच्छा, अब आपके पास रेयर चलता-चलता देखिए -1 0 1 2 3 आखिर में पहुँच गया वो 4 तक। ठीक है जी? अच्छा, अब देखिए मैं थोड़ा-सा यहाँ पे स्पेस बना लूँ। नेक्स्ट टाइम करंट वैल्यूज़ की फॉर रेयर की आपको नज़र आ रही है और 4 ही है और आगे हमने दोबारा अगर रेयर को चलाना हो तो हम इसको कैसे चलाएँगे? अब अगर हमने इससे डिलीशन करनी है तो डिलीशन करने के लिए हम यूज़ चेंज करते हैं फ्रंट के पॉइंटर को यानी ये वाला, ठीक? मैं 2 आइटम्स इसमें से डिलीट करके आपको दिखा रहा हूँ। फ्रंट फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रंट करंटली मेरा पॉइंट कर रहा है किसको 0 को यानी मेरा फ्रंट यहाँ पे खड़ा हुआ है और मेरा रेयर जो है वो करंटली 4 को पॉइंट कर रहा है। तो जब आप फ्रंट एंड से डिलीशन करेंगे तो आपने फ्रंट को आगे मूव करना है। फ्रंट इज़ इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड साइज़ आपके पास जो है जो क्या नाम है कंडीशन उसी तरह है, जो इक्वेशन ऑलमोस्ट इसी तरह है, सिर्फ रेयर की जगह आपके पास जो है क्या आ गया, अब आपके पास फ्रंट आ गया। तो देखिए अब आपके पास जो है कि सिचुएशन ये हो गई कि फ्रंट की करंट वैल्यू 0 है और 0 प्लस 1 अगर आप कैलकुलेट करें, 0 प्लस 1 तो आपके पास फ्रंट की नई वैल्यू क्या कैलकुलेट हो जाएगी 1 आ जाएगा और 1 मॉड 5 आपको क्या आंसर दे देगा 1। तो फ्रंट 0 से चेंज हो जाएगा 1 पे। जब फ्रंट आपका 0 से 1 पे मूव कर गया तो इट मीन्स कि 0 वाली वैल्यू को आपने क्या कर दिया, आपने डिलीट कर दिया। जब 0 वाली वैल्यू को आपने डिलीट कर दिया तो अब आपका फ्रंट पॉइंट कर रहा है इसको फर्स्ट लोकेशन को, इस वाली लोकेशन को। यहाँ पे आपको फ्रंट आ गया, ठीक है? यहाँ से आपका फ्रंट है, रेयर वहीं आपका 4 पे खड़ा हुआ है। अच्छा, अगर आपने एक और वैल्यू डिलीट करनी है तो फ्रंट की करंट वैल्यू क्या है 1 है ना, तो 1 प्लस 1 अब आपके पास क्या हो जाएगा 2 तो 2 मॉड 5 यानी आप जो है इसका आंसर अगेन पहला नंबर छोटा है तो 2 ही आएगा। तो आपके पास फ्रंट की नेक्स्ट अपडेटेड वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 2 हो जाएगी। यानी आप फ्रंट को आगे मूव कर देंगे। तो दिस मीन्स फ्रंट विल मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू द सेकंड लोकेशन और द वैल्यू प्रेजेंट एट द फर्स्ट लोकेशन इज नाउ डिलीटेड। तो आपका फ्रंट पॉइंट कर रहा है वो किस लोकेशन को, सेकंड लोकेशन को। अब इस केस में देखिए फ्रंट आपका 2 है और रेयर इज करंटली पॉइंटिंग टू 4। रेयर की जो करंट वैल्यू है वो आपके पास 4 है। अब यहाँ पर अगर ये लीनियर क्यू होता तो इसमें इंदर्शन पॉसिबल नहीं थी क्योंकि लीनियर क्यू रेयर एंड पे इंदर्शन करता है और रेयर अगर लास्ट लोकेशन में पहुंच गया तो उसके बाद इंदर्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम एक सर्कुलर क्यू में लास्ट लोकेशन को कनेक्ट करते हैं फर्स्ट लोकेशन के साथ बाय यूजिंग मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स। अब इस केस में देखें, आपके पास क्यू में स्पेस है, तो क्यू में स्पेस होने की वजह से अब आप इसमें इंसर्शन कर सकते हैं और वो इंसर्शन आप कैसे करेंगे कि आप रेयर को आगे मूव करेंगे। जब आप रेयर को इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आगे फर्दर लेकर जाएँगे, तो रेयर रैप अराउंड करके पीछे आ जाएगा। वो आपको नज़र आ रहा है कैसे देखें, रेयर की करंट वैल्यू आपको नज़र आ रही है 4 लेट्स सपोज़ यूज़र ने कहा वो एक 60 वैल्यू इंसर्ट करना चाहता है। यूज़र ने हमें वैल्यू दे दी और उसने कहा जी मुझे वैल्यू 60 जो है वो क्यू में डाल के दो। तो हमने पहले देखा क्यू में जगह है वो आपको नज़र आ रही है, 2 स्पेसेस अवेलेबल हैं। तो उसके बाद आप उसमें इंदर्शन करेंगे और इंदर्शन करनी है तो आपने कौन-सा पॉइंटर चेंज करना है? रेयर वाला। तो रेयर प्लस 1 रेयर की करंट वैल्यू आपके पास क्या है? 4। 4 प्लस 1 मॉड साइज़ आपके एरे का क्या है? 5 है। तो 4 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा? 5। 5 मॉड 5 आपको नज़र आ रहा है कि 5 जो है वो नंबर छोटा नहीं है, तो इस केस में प्रॉपर रिमाइंडर कैलकुलेट करके वैल्यू रेयर को असाइन की जाएगी। तो रिमाइंडर आपको पता है 5 को 5 से डिवाइड करें, 5 वन ज़ा 5 और ये रिमाइंडर की वैल्यू जो आपके पास क्या आ गई 0। तो आर में इस कैलकुलेशन के बाद रेयर एंड में आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो आप रैप अराउंड करके पीछे आ गए। आपने लास्ट जो लोकेशन है उसको कनेक्ट कर दिया फर्स्ट लोकेशन के साथ। अब इस 0th लोकेशन पे जाके यूज़र की ये दी गई वैल्यू आप इंसर्ट कर लें। यूज़र ने कहा था जी मुझे 60 इंसर्ट करना है, ठीक है? अब इसी तरह अगर लेट्स सपोज़ आपको यूज़र कहता है कि जी मैंने एक और वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करनी है और इस टाइम लेट्स सपोज़ यूज़र आपको कह दे कि जी मुझे वैल्यू इंसर्ट करके दो 70 की और 70 वैल्यू जो है इंसर्शन करने से पहले आप देख लें आपके अरे में क्यू में जगह है,
तो जगह है तो हम इंदर्शन कर सकते हैं। तो इंदर्शन करने के लिए अगेन हमें अब आगे मूव करना पड़ेगा रेयर प्लस 1 मॉड साइज़ की मदद से। तो इस दफ़ा जब आप रेयर प्लस 1 कैलकुलेट करेंगे, तो रेयर की करंट वैल्यू जो है वो आपके पास 0 है। तो अगेन 0 प्लस 1 आप मॉड साइज़ करेंगे, तो 0 प्लस 1 आपको क्या दे देगा? 1 दे देगा और साइज़ की वैल्यू 5 है, तो पहला नंबर छोटा है, तो 1 जो है यही आंसर होगा। तो आपके पास रेयर की वैल्यू चेंज हो जाएगी 1 और 1 से यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 70। अब आप इस सिचुएशन को ज़रा देखिए कि आपका रेयर करंटली कहाँ खड़ा हुआ है और फ्रंट कहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है? इस पे थोड़ा-सा गौर कीजिए। आप ये देखिए कि आपका रेयर इज़ नाउ पॉइंटिंग टू 1 और फ्रंट इज़ नाउ पॉइंटिंग टू 2। ये आपको नज़र आ रहा है ना? तो अब आप देखें कि आपके पास इस सिचुएशन में क्यू आपका फुल है। ठीक है? ये क्यू आपका जो है कंप्लीट हो गया है। अगर आप देखो तो इसमें आपके पास क्या नज़र आ रहा है? इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि रेयर प्लस 1 मॉड साइज़ इज़ इक्वल टू फ्रंट। तो इस केस में आपका क्यू जो है फुल हो रहा है। इसकी जब हम आगे फर्दर विजुअलाइज़ेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फर्दर ये बातें क्लियर हो जाएँगी। लेकिन आपको थोड़ा-सा ये अरिथमेटिक्स के बारे में बताना था, मॉडुलो अरिथमेटिक्स की मदद से आप इसमें कैसे रैप अराउंड करते हैं। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द एडीटी इम्प्लीमेंटेशन। हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम फिलहाल यूज़ करेंगे अरेज़ को। आपके पास हमने एक कांस्टेंट साइज़ अरे आप जो भी रखना चाहें, हम यहाँ पे इसके जो है कांस्टेंट सॉरी मैं लिखना भूल गया, आप इंट ज़रूर लिखिएगा। कांस्टेंट साइज़ इक्वल टू 5 एक मैंने इंटीजर बना दिया और उसमें 5 लोकेशन जो आपके पास मौजूद होंगी। हम एक क्लास बना रहे हैं सर्कुलर क्यू के नाम से और इस क्लास के आपके पास देख रहे हैं आप 3 मेंबर्स हैं। आइटम्स एक अरे है जिसमें आपके एक्चुअल वैल्यू स्टोर होंगी, एक फ्रंट का पॉइंटर और एक रेयर का पॉइंटर। फ्रंट से डिलीशन होगी और रेयर से आपके पास इंसर्शन होगी। इसका कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा सर्कुलर क्यू के नाम से तो हम फ्रंट और रेयर दोनों को इनिशियलाइज़ कर देंगे -1 से, ठीक है? इसकी विजुअलाइज़ेशन थोड़ी-सी मैं आपको अभी से करवाता जाऊँ। देखिए जब आप इसके तरफ जाएँगे तो आप यहाँ पर मेन प्रोग्राम में आपने क्लास बनाई है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू का जब आप कॉल करेंगे कंस्ट्रक्टर को या आपने ऑब्जेक्ट बना दिया तो आपने उसका फॉर एग्जांपल मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया क्यू के नाम से तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। जब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो हमने उसके अंदर 3 मेंबर्स बनाए थे। एक आइटम्स के नाम से अरे था जिसमें 5 लोकेशंस थी और एक फ्रंट का पॉइंटर था और एक रेयर का पॉइंटर था। ये दोनों आपके पास इनिशियलाइज़ हो जाएँगे किससे? -1 से। ये इस लाइन की वजह से होगा। इस एडीटी की जो आपकी सबसे पहली लाइन है, ठीक? ये जो एडीटी की आपकी पहली लाइन आपको यहाँ पे विज़िबल है वो क्या कह रही है कि सर्कुलर क्यू के फ्रंट और रियर दोनों को इनिशियलाइज़ कर दो -1 से और एक आपको आइटम्स नाम के कैरे प्रोवाइड कर दिया, जिसमें साइज़ जो है वो आपके पास 5 है। अब आप देखिए सर्कुलर क्यू जब आपका बन गया, तो सर्कुलर क्यू के बनने के साथ जो है आपने फ्रंट और रियर को दोनों को किससे इनिशियलाइज़ कर दिया? -1 से। अच्छा इस कंडीशन की तरफ जाने से पहले वन्स अगेन मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जब आपने मेन प्रोग्राम में सर्कुलर क्यू के क्यू नामी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, तो सर्कुलर क्यू का क्यू नामी ऑब्जेक्ट जो है, वो आपके पास कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और कंस्ट्रक्टर कॉल करने की वजह से आपके पास ये 3 मेंबर्स बन जाएँगे। आइटम्स के नाम का अरे, ठीक है जी? दूसरा आपके पास फ्रंट नाम का जो आप इंटीजर वेरिएबल था और रेयर नाम का, जो कि आइटम्स के फ्रंट और रेयर को की लोकेशन को पॉइंट करेगा। यहाँ पे अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जैसे मैंने आपसे पहले बताया गया कि फ्रंट और रेयर से मुराद वो वाले पॉइंटर्स नहीं जो एड्रेसेस स्टोर करते हैं सी प्लस प्लस के। यहाँ से हम इन पॉइंटर्स की मदद वो वाले क्या कह रहे हैं जो कि अरे की लोकेशन इंडेक्सेस को इंटीजर नंबर्स को पॉइंट करेंगे, ठीक है? चूँकि अरे आपका स्टार्ट हो रहा है 0 से और शुरू में आपका क्यू एम्प्टी होगा, तो इन दोनों को हमने इनिशियलाइज़ कर दिया -1 से। वही वाला कॉन्सेप्ट है जो आपने नॉर्मल क्यू में यूज़ किया था इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ओके, उसके बाद जब आप मूव करेंगे फर्दर, तो अब आप देखें पहला फंक्शन आपका क्या है? इज़ एम्प्टी ये बिल्कुल लीनियर क्यू की तरह अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है तो रिटर्न कर दो इस कंडीशन का रिज़ल्ट। यानी आपके पास ये कब ट्रू रिटर्न करेगा जब क्यू एम्प्टी होगा यानी फ्रंट की वैल्यू -1 होगी। अदरवाइज़ क्यू में कुछ पड़ा हुआ है तो फ्रंट की वैल्यू -1 से ग्रेटर होगी, उस केस में आपको ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इस तरह दूसरा फंक्शन आप देख रहे हैं इज़ फुल के नाम से है और इस फुल के लिए आप देखें क्या कंडीशन कॉल हो रही है? रेयर प्लस 1 मॉड साइज़ इक्वल्स टू फ्रंट। अगर आपके पास ये कंडीशन सर्कुलर क्यू में सैटिस्फाई होती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका क्यू फुल है। अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होती, तो इसका इसका मतलब ये है कि आपके क्यू में जगह है। ये अभी जो मैंने आपको थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन दी, उसके हवाले से यहाँ पर देखिए,
ये मैंने आपको ये वाली कंडीशन जब आपको बताई थी। यहाँ पे आप देखें रेयर की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 आप 2 कर दें, 2 मॉड साइज़ आपके पास 2 ही आ जाएगा और फ्रंट की वैल्यू भी क्या है? 2 है। तो रेयर प्लस 1 मॉड साइज़ अगर फ्रंट के इक्वल हो, तो आपको नज़र आ रहा है कि आपका क्यू फुल है। यही चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की जब हम रैप अराउंड करके वापस आए थे। तो इस केस में आपका सर्कुलर क्यू जो है वो फुल होगा अगर रेयर प्लस 1 मॉड साइज़ इक्वल्स टू फ्रंट हो। इसके अलावा इसी तरह हम इसके अंदर एनक्यू, डीक्यू और डिस्प्ले और पीक के फंक्शंस भी डालेंगे, जो हमने लास्ट रिकॉर्ड में किए थे लीनियर क्यू के अंदर। अब देख लीजिए एनक्यू सर्कुलर क्यू। अब आपने इंदर्शन करनी है एक सर्कुलर क्यू में, चूंकि हम एरे की मदद से इस एडिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो एरे के अंदर इंदर्शन करते हमेशा पहले आपको देखना पड़ता है क्या एरे में स्पेस है या नहीं। तो आप उसके लिए सबसे पहले इज फुल का फंक्शन कॉल करेंगे। जब ये इज फुल का फंक्शन कॉल होता है, तो ये आपको नजर आ रहा है रिटर्न रेयर प्लस 1 मॉड साइज इक्वल्स टू फ्रंट। इस कंडीशन को चेक करो। अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू है, तो आप यूजर को मैसेज दे देंगे ओवरफ्लो का एक यूजफुल और फंक्शन से रिटर्न कर देंगे, इसलिए कि इस केस में आपके पास इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, यानी क्यू में इसका मतलब कोई ना कोई जगह खाली पड़ी है, तो फिर आपने इंसर्शन करनी है। तो इंसर्शन करने के लिए आपको पता है आप हमेशा रेयर एंड पे इंसर्शन करते हैं और हमेशा रेयर पॉइंटर को ही चेंज किया जाता है। सिर्फ एक केस में इंसर्शन करते हुए या एनक्यू करते हुए फ्रंट पॉइंटर चेंज होता है, जब आप पहली वैल्यू इंसर्ट कर रहे होते हैं, यानी जब आपका क्यू एम्प्टी हो। और क्यू के एम्प्टी होने का कैसे पता चलता है, वो आपके पास है। उसके लिए आपने इस एम्प्टी का मेथड लिखा हुआ है, तो वो देखें वो रिटर्न करेगा रिटर्न फ्रंट इक्वल्स टू -1। अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इस केस में आपके पास फर्स्ट केस में आपने फ्रंट को भी चेंज करना है और फ्रंट की वैल्यू आपने क्या कर देनी है, 0। ठीक है। अदरवाइज आपने बाकी तमाम केसेस में इंजर्शन रेयर एंड पे करनी है और रेयर एंड पे इंजर्शन करते हुए आपने रेयर पॉइंटर को ही चेंज करना है। और यहाँ पे आप देखिए सर्कुलर क्यू है, तो सर्कुलरिटी मेंटेन रखने के लिए या रैपिंग अराउंड करने के लिए हमने जो मैथमेटिक्स समझी, रेयर प्लस 1 मॉड साइज। रेयर को इंक्रीमेंट करो, उसका मॉड्यूलस ले लो साइज से और फिर उसको रेयर में स्टोर कर दो। इस तरीके से हम रेयर को इंसर्ट करेंगे और ऑफ कोर्स उसके बाद हम यूजर की दी गई वैल्यू को हम आइटम्स रे के रेयर लोकेशन पे इंसर्ट करेंगे। ये वो वैल्यू है जो एज अ पैरामीटर एज एन आर्गुमेंट यहाँ पे इनक्यू के फंक्शन को टॉप पे पास हो रही है। आखिर में आप जो है इंसर्टेड और वैल्यू का मैसेज आप यूजर को यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी आगे चलने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसकी विजुअलाइजेशन में यहाँ पे करवा दूं। बड़ा आसान सा है, उसी तरह सर्कुलर क्यू की तरह, अगर बस इसमें मेन चीज़ वही थी कि आपको वो समझना था कि किस तरीके से आपने आपका जो मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स है वो काम कर रहा है। देखिए जब अगेन सर्कुलर क्यू, क्यू का ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये आपके पास मेंबर्स जो हैं वो इनिशियलाइज़ हो गए। इसके बाद जब आपने इसमें इंजर्शन करनी है, तो अभी आपने मेथड लिखा एनक्यू के नाम से, और एनक्यू का मेथड जो है वो आपके पास एक वैल्यू नाम का पैरामीटर ले रहा था, वो आप सीन करके यूज़र से ले लें या खुद ही उसको पास कर लें। फॉर एग्जांपल आपने इसे 10 पास की, तो हमने इंदर्शन करते हैं हमारा एल्गोरिदम क्या था कि पहले देखो कि क्यू में आपके पास चूंकि एरे है तो स्पेस अवेलेबल है, और स्पेस की अवेलेबिलिटी के लिए हमने कॉल किया था इज फुल का मेथड। और इज फुल का मेथड जो है वो क्या चेक करता है, वो चेक करता है रेयर प्लस 1 मॉड साइज इक्वल्स टू फ्रंट। अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो आपका क्यू जो है फुल है। ठीक है। इस केस में आप देखें रेयर जो है आपका -1 है, माइनस प्लस 1 आपके पास 0 हो जाएगा, और साइज आपके पास 5 है, तो 0 मॉड साइज आपके पास जो है वो आपके ये देखिए कंडीशन फॉल्स हो रही है। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स में मैं आपको यही बता दूं कि आप जो है इस केस में इंसर्शन पॉसिबल है अगर आपके पास क्यू में स्पेस अवेलेबल है, वो फ्रंट के इक्वल नहीं है। ठीक है। आपके पास ये अगर फ्रंट के इक्वल नहीं है, तो रेयर की वैल्यू 0 होगी और फ्रंट की वैल्यू -1 हो जाएगी, अगर आप उस कंडीशन में देखेंगे। तो इस वजह से आप इसमें इंदर्शन कर सकते हैं। अब इंदर्शन करते हैं, हम पहले क्या चेक कर रहे थे कि क्या क्यू खाली है। अब देख रहे हैं क्यू खाली है क्योंकि फ्रंट इज एम्प्टी, फ्रंट इज इक्वल टू -1 है। तो अब आपने इंदर्शन करते पहले फ्रंट को चेंज करना है। तो -1 की वैल्यू अब आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास हो जाएगी 0। ठीक है। उसके बाद आपने रेयर को चेंज करना है, क्योंकि रेयर के पे इंदर्शन करते हुए आप इंदर्शन करते हैं हमेशा रेयर पॉइंटर को चेंज किया जाता है। और रेयर पॉइंटर के लिए क्या कोड हमने क्या लिखा था, रेयर प्लस 1 मॉड साइज माइनस प्लस 1 आपके पास 0 हो जाएगा, और साइज 5 है, तो 0 मॉड 5 आपको 0 रिटर्न कर देगा। और इस 0th लोकेशन पे जाके यूजर की दी गई वैल्यू को इंसर्ट कर दो, विच इज करंटली 10। ठीक। अच्छा, अब देखिए मैंने इसी तरह मैं जल्दी-जल्दी ज़रा इनको थोड़ा-सा इसको आपको रिवाइज़ करूँ ताकि एल्गोरिथम आपके ज़हन में बैठ जाए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने एक और वैल्यू दी और यूज़र ने कहा कि 20 की वैल्यू को इंसर्ट कर दो।
अब 20 की वैल्यू इंसर्ट करता है, आपका एल्गोरिथम इन क्यू का कैसे काम करता है? क्यू में जगह है, आपको नजर आ रहा है क्यू में स्पेस है। कंडीशन क्या थी? कंडीशन इसका हमें पता कैसे चला था? रेयर प्लस वन मॉड साइज इक्वल्स टू फ्रंट। रेयर की वैल्यू 0 है, 0 प्लस वन मॉड साइज, यानी साइज आपके पास 5 है, तो वन वन मॉड 5 आपके पास 1 ही आ जाएगा। क्या 1 इक्वल टू फ्रंट है? नहीं है, वो आपके पास नजर आ रहा है, फ्रंट आपका 0 है, कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब है कि क्यू फुल नहीं, उसमें जगह है। अब अगेन, क्या क्यू में आप पहली वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, ये भी आप चेक करेंगे। और उसकी कंडीशन क्या थी? फ्रंट इक्वल्स टू -1 है, तो क्यू में पहली वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं, फ्रंट 0 है, तो पहली वैल्यू आपकी इंदर्शन नहीं हो रही। अब पहली वैल्यू नहीं है, तो आपने इंदर्शन पे हमेशा कौन सा पॉइंटर चेंज करना है? रेयर वाला। और सर्कुलर केस में इसके लिए हमने क्या कहा था? रेयर प्लस वन मॉड साइज। 0 प्लस वन मॉड 5 आप कैलकुलेट कर लें, तो 1 मॉड 5 आपको 1 ही दे देगा। पहली वाली वैल्यू छोटी हो तो आंसर मॉड का वही होता है। इस पे जाके आपने वैल्यू इंसर्ट कर दी 20। अब लेट्स सपोज यूजर ने एक और वैल्यू यहाँ पे आपको दे दी, और लेट्स सपोज इस दफा यूजर ने कहा कि जी मैं क्या इंसर्ट करूंगा? 30 इंसर्ट करूंगा। तो अगेन मैं जल्दी से रिपीट करूँ एल्गोरिथम ताकि आपके जहन में बैठ जाए। पहले क्यू में स्पेस है, स्पेस के लिए कंडीशन क्या थी? कि रेयर प्लस वन मॉड साइज शुड बी इक्वल टू फ्रंट। 1 प्लस वन 2, 2 मॉड 5 आपको वो दोबारा 2 दे देगा। इज इट इक्वल टू फ्रंट? नहीं, यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्यू में जगह है। अगेन क्यू में पहली वैल्यू तो इंसर्ट नहीं कर रहा है, आपकी सेकंड स्टेप्स ये थी। और पहली वैल्यू इंसर्ट करने के लिए आपका मतलब क्या है? कि आपका क्यू एम्प्टी होगा, तो फ्रंट की वैल्यू इस केस में -1 होगी, वो भी आपको नजर आ रहा नहीं। अगर ये दोनों केस नहीं है, तो हमने सिंपली रेयर को आगे चलाकर वहां पे जाके इंदर्शन करनी है। और रेयर को आगे मूव करने के लिए हम क्या कर रहे थे? रेयर प्लस वन मॉड साइज। रेयर की करंट वैल्यू 1 है, 1 प्लस वन 2 हो जाएगा, 2 मॉड साइज, साइज 5 है, तो 2 मॉड 5 आपको 2 ही रिटर्न करेगा। सेकंड पे लोकेशन पे जाके आपने 30 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह यूजर ने अब वैल्यू दे दी आपके पास, लेट्स सपोज 40, और उसने कहा कि जी इन क्यू करो, यानी क्यू के अंदर एक सर्कुलर क्यू में दर्शन करो 40 के नाम, ठीक है, 40 की वैल्यू। तो 40 की वैल्यू जब आपने इंसर्ट की, अब वो आपको कंडीशन समझ आ गई। क्यू पहले क्यू फुल है, नहीं है। दूसरी कंडीशन, क्यू में चेक करो, पहली वैल्यू इंसर्ट करो, नहीं कर रहे हो तो फ्रंट को चेंज करने की जरूरत नहीं। और तीसरा स्टेप में आपने रेयर को जाके क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है। और रेयर जो है आपका जो है, सॉरी मैंने रेयर को यहाँ पे लास्ट 2 मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया। रेयर जो है दिस इज विल नाउ पॉइंट टू 2 प्लस 1 3, और 3 मॉड 5 आपको क्या दे देगा? 3 ही दे देगा। तो थर्ड लोकेशन पे जाके आप यूजर की दी गई वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, विच इज 40, ठीक है। वन मोर इंसर्शन हम इसमें करते हैं, और अब आपको समझ आ गया कि जब मैंने क्या-क्या स्टेप्स यहाँ पर जाकर फ़ॉलो किए हैं। तो इस केस में अब आप देखें, आपने जब यूज़र को वैल्यू दे दी 50 की, तो 3 प्लस 1 4, 4 मॉड 5 आपके पास 4 ही आ जाएगा। और 4th लोकेशन पे जाके आप यूज़र की दी गई वैल्यू 50 अपने आइटम्स नामी अरे में इंसर्ट कर दोगे, जिसको आप एज़ अ क्यू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद जब आपने दोबारा यूज़र ने अब यहाँ पर आकर हमें एक और वैल्यू दे दी, और यूजर ने कहा कि जी आई वांट टू इंसर्ट द वैल्यू 60 इनटू द सर्कुलर क्यू। तो अब आप देखें, जब आप इंसर्शन के लिए स्पेस के लिए चेक करेंगे, तो आपके पास कंडीशन क्या थी? लेट मी शो इट यू अगेन। कंडीशन क्या थी फुल के चेक करने के लिए? रेयर प्लस वन मॉड साइज इक्वल्स टू फ्रंट। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं? तो होनी चाहिए, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि आपका क्यू फुल है। रेयर की करंट वैल्यू आपके पास क्या है? 4। 4 प्लस 1 आप कर देंगे 5। 5 मॉड 5 जो है वो आपको 0 कैलकुलेट करके देगा। 5 का जो रिमाइंडर है 5 के साथ, वो आपको पता है कि वो आपके पास 0 ही आएगा। वो आपको मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेशन यहाँ पे करके बताई थी कि जब आपके पास पहली वाली छोटी हो, वैल्यू छोटी हो, तो मॉड का आंसर पहले वाला नंबर ही होता है। लेकिन अगर छोटी ना हो, बराबर हो या इक्वल हो जाए, तो फिर प्रॉपर्ली रिमाइंडर कैलकुलेट किया जाता है। यानी आप रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम है कि आप क्या करेंगे? आप 5 को 5 पे जो है सिंपली डिवाइड करके आप देखेंगे कि उसका रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा है, वो आपको नज़र आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है 0। तो इस केस में जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो आपके पास 0 होगी, रेयर की वैल्यू। तो 0 की लोकेशन आपके पास, जब ये रेयर का 0 आ जाएगा, तो फ्रंट की वैल्यू भी क्या है? 0 है। तो ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। कौन सी कंडीशन? इस फुल्स वाली। रेयर प्लस 1 मॉड साइज इक्वल्स टू फ्रंट, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। जब इस फुल में ट्रू आएगा, तो आप यूजर को मैसेज दे देंगे क्यू इज फुल, और आप इस मेथड से बाहर निकल जाएंगे, इसमें फर्दर इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसी तरह डी क्यू है, डिलीशन करना है।
आपने जैसे मैंने आपको बताया था इनक्यू और डीक्यू इन ऑपरेशंस के नाम है। क्यू में इंसर्शन और डिलीशन को इनक्यू कहा जाता है, डिलीशन को डीक्यू कहा जाता है। तो डीक्यू अब आपने डिलीशन करने के लिए ऑफ कोर्स पहले देखना है क्यू में कुछ पड़ा हुआ है या नहीं, कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है। तो आप इस एम्प्टी का मेथड कॉल करेंगे जो फ्रंट इक्वल्स टू -1 की कंडीशन का रिजल्ट रिटर्न कर देगा। अगर क्यू एम्प्टी है तो आप अंडरफ्लो का मैसेज दे दें या क्यू इज एम्प्टी का मैसेज दे दें और फंक्शन से बाहर निकल जाए। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप इफ की बॉडी से बाहर आकर यूजर को पहले मैसेज देना रिमूव्ड आइटम्स ऑफ फ्रंट, ये वैल्यू हमने रिमूव कर दी, ठीक है। और अब आपने डिलीशन करनी है। तो डिलीशन के लिए आपको पता है कि आप फ्रंट पॉइंटर को चेंज करते हैं, लेकिन एक केस सिर्फ ऐसा है जिसमें रेयर आपके पास चेंज होगा। और वो रेयर कब चेंज होगा? जब आपके पास क्यू में एक ही वैल्यू पड़ी हो, तो उस केस में आपने रेयर को भी चेंज करना है। अदरवाइज डिलीशन करते हमेशा फ्रंट पॉइंटर को ही चेंज किया जाता है। तो अब वो एक वैल्यू पड़े होने के लिए कंडीशन क्या है कि भाई फ्रंट इक्वल्स टू रेयर। अगर फ्रंट और रेयर दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके एरे में एक ही वैल्यू पड़ी है और उस एक वैल्यू को डिलीट करने के लिए आपको फ्रंट और रेयर दोनों को क्या कर देना है? -1। यानी आप एक की वैल्यू पड़ी थी, वो वैल्यू डिलीट हो गई, आपका क्यू एम्प्टी हो गया, तो फ्रंट की वैल्यू भी -1 हो जाएगी और जीरो की वैल्यू भी -1 हो जाएगी। इस केस में आप देखें, जब आपके पास अगर क्यू एम्प्टी हो तो ये आप फ्रंट पॉइंटर को चेंज करेंगे। अगर क्यू में एक वैल्यू नहीं है, एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, तो फिर डिलीशन करते हैं आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंटर चेंज करना है। वो कौन सा है? वो फ्रंट है। आप लीनियर क्यू में फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 करते थे। सर्कुलर क्यू में आपने रैप अराउंड करने के लिए फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड साइज करना है, बिल्कुल जैसे आपने रेयर प्लस 1 मॉड साइज किया था, ताकि आपकी सर्कुलरिटी मेंटेन रहे, ठीक है जी। और इसके बाद जो है आपकी जो है वो डिलीशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, लेट मी शो यू अ बिट ऑफ विजुअलाइजेशन ओवर हियर एज वेल, ताकि आपको ये थोड़ा सा आइडिया जो है क्लियर हो जाए। अभी आपकी करंटली क्यू की सिचुएशन है। क्यू में आपके पास आपने जो है पांच वैल्यूज सारी इंसर्ट की हैं और क्यू आपका फुल है। अब अगर आप इसमें डिलीशन करना चाहें तो अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं कॉल करूं क्यू डॉट डी क्यू, डी क्यू को ऑफकोर्स मैं वैल्यू पास नहीं करूंगा और डीक्यू सिंपली आपके फ्रंट से जाके वैल्यू डिलीट कर देगा। अब आप देखें, इस केस में ये क्यू डॉट डी क्यू क्या कर रहा है? क्यू डॉट डी क्यू जो है वो आपके पास पहला काम क्या था? वो देखिए कि कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है। क्यू एम्प्टी के लिए कंडीशन क्या थी? फ्रंट इक्वल्स टू -1, वो नहीं है, फ्रंट की वैल्यू -1 नहीं, जीरो है। अगर एम्प्टी नहीं है तो अब आपने उसमें ये देखना है कि कहीं क्यू में एक ही वैल्यू तो नहीं पड़ी। एक ही वैल्यू पड़ी होने का मतलब ये कि फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू सेम होगी, वो भी आप देख रहे हैं कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन में नहीं है तो आपने सिंपली फ्रंट को इंक्रीमेंट कर देना है। और कैसे? फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड साइज, इट्स अ सर्कुलर क्यू। तो 0 प्लस 1 आपके पास 1 आ जाएगा और उसका मॉड जब 5 से आप लेंगे, साइज हमारा 5 है, तो आपके पास फ्रंट की वैल्यू दोबारा 1 हो जाएगी। अब आपने फ्रंट को मूव कर दिया 0 से 1 पे और अगेन आप ये लॉजिकली सपोज करते हैं कि 0 पे पड़ी वैल्यू डिलीट होगी, चूंकि आपका फ्रंट पॉइंट कर रहा है 1 को, तो 0 की वैल्यू को आप एक्सेस ही नहीं कर रहे। एक्चुअल डिलीशन मैंने आपको लीनियर क्यू में ही बताया था, वेरी वेरी रेयरली एक्चुअल डिलीशन अकर्स इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। मोस्टली पॉइंटर्स आर चेंज्ड, even it may be as large as files or directories or whatever there are only pointers are maintained to pointers of addresses are maintained, ठीक है। pointers to addresses are maintained to know where current data is present or where data is not present, or in other words where a certain memory can be utilized or memory cannot be utilized, whether the memory is occupied or the memory is free। इस केस में मेमोरी यानी आपका आइटम्स कह रहे हैं इसकी लोकेशन 0 जो है हमने उसको फ्री कर दिया और हमने कहा जी कि आपका फ्रंट आ गया 1 पे। अच्छा, अब इसी तरह अब आपने अगर दोबारा डीक्यू कॉल किया, अगर आपने यहाँ पे दोबारा डीक्यू कॉल किया तो अब आप देखिए फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 होगा। अगेन एल्गोरिथम अपने जहन में बिठाइए, डिलीशन करते हैं एरे के अंदर। अगर आपने क्यू की मदद से क्यू को इंप्लीमेंट किया, पहले देखें खाली तो नहीं है। पहली स्टेप खाली होने के लिए क्या कंडीशन थी? फ्रंट इक्वल्स टू -1, आपको नजर आ रहा है नहीं है। अगर खाली नहीं है तो सेकंड कंडीशन ये है कि क्या आपके क्यू में एक ही आइटम तो नहीं पड़ा हुआ। एक ही आइटम के लिए कंडीशन क्या थी कि फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो फिर आपको फ्रंट पॉइंटर को भी चेंज करना पड़ेगा, वो भी आपको नजर आ रहा नहीं है। और अगर तीसरी कंडीशन में आपने सिंपली आपने डिलीशन करनी है तो डिलीशन के लिए आप क्या करेंगे? फ्रंट के पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। और ये सर्कुलर क्यू है तो उसके अंदर आप फ्रंट प्लस प्लस सिंपली नहीं करेंगे, आप कहेंगे फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड साइज।
फ्रंट की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 आपके पास 2 हो जाएगा, और 2 का जब आप मॉडुलस लेंगे 5 से, तो आपके पास 2 ही आंसर आएगा। यानी आपने फ्रंट को मूव कर दिया 1 से सेकंड लोकेशन पे, और कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली आप जहन में ये सोचते हैं कि आपने यहाँ पे पढ़ी 1 पे पढ़ी वैल्यू को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। आपका फ्रंट पॉइंट कर रहा है 2 को, और रेयर आपका पॉइंट कर रहा है किसको, 4 को। अच्छा, अब यहाँ पे मैं वंस अगेन जल्दी से जो हमने पहले पढ़ा वो आपको दोबारा, लेट्स सपोज आपने डी क्यू के बजाय यहाँ पे आपने इन क्यू कॉल कर दिया। इन क्यू मतलब यह है कि आपने इंदर्शन करनी है, क्यू डॉट इन क्यू, ताकि आपको थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट मिल जाए। और लेट्स सपोज यूजर ने कहा जी कि आपने यहाँ पे 77 की वैल्यू अब आप यहाँ पे इंसर्ट करें, ठीक है, क्यू डॉट इन क्यू। तो एन क्यू में अगेन जब आप इंसर्शन करते हैं तो आप क्या देखते हैं, क्यू के अंदर स्पेस अवेलेबल है या नहीं। अरे की मदद से करें ना, अरे तो फिक्स साइज है, तो आपको पहले स्पेस को चेक करने का। तो स्पेस की अवेलेबिलिटी के लिए आपने ये देखना है कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, और उसमें वहां पे कंडीशन जो थी वो आपके पास क्या थी कि रेयर प्लस 1 मॉड साइज इक्वल्स टू फ्रंट। लेट मी शो इट टू अगेन। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपके पिछली स्लाइड के ऊपर हमने इसको डिस्कस किया कि जब आप जो है ये आपके पास कंडीशन थी, रेयर प्लस 1 मॉड साइज इक्वल्स टू फ्रंट। अगर आपका रेयर प्लस 1 जो है मॉड साइज लेकर वो फ्रंट के इक्वल हो गया, तो आपका सर्कुलर क्यू क्या होगा, फुल होगा। इस कंडीशन को ध्यान में रखिएगा। अब रेयर क्या है, 4, 4 प्लस 1 5 लेने, तो 5 मॉड 5 आपके पास आ जाएगा 0। इज इट इक्वल टू फ्रंट 2? नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है क्यू में स्पेस अवेलेबल है। उसके बाद अगेन अब आपने क्यू में इंजर्शन करनी है, तो क्या फ्रंट की पहले आप ये देखते हैं क्यू खाली तो नहीं है, क्योंकि क्यू खाली हो तो आपको फ्रंट भी चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए कंडीशन क्या थी, फ्रंट इक्वल्स टू -1। क्यू खाली भी नहीं है, फ्रंट की वैल्यू आपके पास 2 है, तो आपने सिंपली रेयर को इंक्रीमेंट करना है, रेयर प्लस 1 मॉड साइज लेना है। तो 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, और 5 मॉड 5 आपके पास दोबारा 0 कैलकुलेट हो जाएगा, तो रेयर की नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, और 0 पे जाके आप जो है यूजर की दी गई वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, विच इज 77। ठीक। इसके बाद लेट्स सपोज यूजर वंस अगेन क्यू डॉट इन क्यू कॉल करता है, और क्यू डॉट इन क्यू में वो आपको लेट्स सपोज इस दफा जो है वैल्यू प्रोवाइड कर देता है 88 की। यूजर कहता है कि जी मुझे 88 इंसर्ट करके दो इसकी नई लोकेशन के ऊपर। अच्छा, जब आप क्यू डॉट इन क्यू को दोबारा कॉल करेंगे तो एन क्यू आपको दोबारा रिवाइज हो गया। एन क्यू में आपने इंदर्शन करने से पहले आपने देखना है कि क्या क्यू में जगह है, इज इट फुल। इज फुल के लिए क्या कंडीशन थी, रेयर प्लस 1 मॉड साइज इक्वल्स टू फ्रंट। 0 प्लस 1 आपको 1 दे देगा, मॉड 5 आपके पास 1 दोबारा वापस आ जाएगा। 1 इज इट इक्वल टू फ्रंट 2? नहीं है, आपके पास कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब क्या है, कंडीशन में जगह क्यू में सॉरी स्पेस अवेलेबल है, आपको नजर आ रहा है लोकेशन 1 खाली है। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन इन क्यू करते हैं, हम क्या चेक करते थे कि क्या आप पहली वैल्यू तो इंसर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि पहली वैल्यू इंसर्ट करनी हो तो आपको रेयर के साथ साथ फ्रंट भी चेंज करना पड़ेगा। तो और वो खाली होने का कैसे पता चलता है, फ्रंट इक्वल्स टू -1, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। अगर नहीं कर रहे पहली वैल्यू तो आपने सिंपली रेयर को इंक्रीमेंट करना है, तो रेयर प्लस 1 मॉड साइज कीजिए, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, और 1 का मॉड्यूलस ले लीजिए साइज से विच इज 5, तो आपके पास दोबारा 1 ही आ जाएगा। तो आपके पास रेयर की नई लोकेशन 1 कैलकुलेट हो गई, और फर्स्ट लोकेशन पे जाके आपने क्या स्टोर कर दिया, 88। ठीक है। अब आप देखिए रेयर आपका 1 है, और फ्रंट आपका किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को। अब यहां पर अगर आपने दोबारा क्यू डॉट इन क्यू कॉल किया, और लेट सपोज आपने से कहा जी कि मुझे वैल्यू इंसर्ट करके दे दो 99 की, तो इज क्यू फुल? वो आपको नजर आ रहा है कि क्यू तो फुल है, उसमें अवेलेबल स्पेस नहीं है। क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? कंडीशन क्या थी, रेयर प्लस 1 मॉड साइज शुड बी इक्वल टू फ्रंट। रेयर की वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 2। 2 का मॉडुलस जब आप कैलकुलेट करेंगे 5 के साथ तो अगेन 2 आ जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू फ्रंट विच इज ऑल्सो 2, तो कंडीशन फुल हो गई। तो यूजर को अब मैसेज मिल जाएगा, आई एम सॉरी इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल, ओवरफ्लो हो गया, या क्यू इज फुल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ से इस सिचुएशन में मैं इसके ऊपर दोबारा क्यू डॉट क्यू डी क्यू का जो है वो मेथड कॉल करता हूँ, यानी कि हम इसमें से क्या करना चाहते हैं, हम इसमें से डिलीशन करना चाहते हैं। तो इस केस में अब आपका क्यू कैसे चेंज होगा, अब आप देखें, अगर आपने यहाँ पे लेट सपोज क्यू डॉट डी क्यू कॉल किया, तो क्यू डी अगेन अब डी क्यू करते हुए क्या कंडीशन थी, सबसे पहले आप क्या कर रहे थे, आप ये देख रहे हैं कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यू एम्प्टी हो तो डिलीशन पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कंडीशन क्या थी, फ्रंट इक्वल्स टू -1। अगर फ्रंट -1 की वैल्यू पड़ी हो तो उसमें क्यू खाली है और आप डिलीशन नहीं कर सकते हो। आप देख रहे हैं कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में आप ये देखें क्यू में ए की वैल्यू तो नहीं पड़ी। अगर ए की वैल्यू पड़ी हो तो फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू आपके पास क्या होगी, सेम होगी।
इस वजह से आप जो है डिलीशन करते हुए आपने फ्रंट के साथ साथ रेयर का पॉइंटर भी चेंज करना होगा। डिलीशन सिर्फ फ्रंट पे ही होती है, लेकिन एक कंडीशन ये वाली है जिसमें आपको फ्रंट का पॉइंटर भी चेंज करना पड़ता है। वो भी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि फ्रंट की वैल्यू -1 नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली फ्रंट को इंक्रीमेंट करना है। फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 मॉड साइज। तो 2 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा 3, और 3 का जब आप मॉड ले लेंगे साइज से, हमारे केस में साइज 5 है, तो आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। तो आपने 2 से मूव कर लिया फ्रंट पॉइंटर 3 पर। दिस मीन्स अगेन एनालॉजी आपने जहन में ये बनाई कि 2 पे पड़ी वैल्यू क्या हो गई, डिलीट हो गई। ठीक है, मैं दोबारा वंस अगेन अगर इस पर मैं q.dq कॉल करूं, यानी मैं डिलीशन का ऑपरेशन इस पे दोबारा परफॉर्म करूं। स्टेप 1 क्यू एम्प्टी है, फ्रंट इक्वल्स टू -1, कंडीशन फॉल्स है। स्टेप 2 क्या क्यू में एक ही वैल्यू डिलीट करने के लिए पड़ी है, फ्रंट इक्वल्स टू रेयर, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। स्टेप 3 आपने फ्रंट को इंक्रीमेंट करके वहां पे जाके वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड साइज, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। 4 का जब आप मॉड लेंगे 5 से तो उसका आंसर 4 ही आएगा। तो 4 जो है, तो आपने फ्रंट को मूव कर दिया 3 से 4 पे, और आपने कंसेप्चुअली अपने जहन में ये समझा कि 3 पे पड़ी वैल्यू जो है वो क्या हो गई, डिलीट होगी। अगेन अब यहां पर देखिए, जब आपने दोबारा q.dq को कॉल हुआ तो आपको थोड़ा सा, ताकि सर्कुलरिटी, आपने इनक्यू में सर्कुलरिटी देख ली, अब डीक्यू में भी सर्कुलरिटी देखें कैसे मेंटेन हो रही है। अब आप देखें, अब आपने अगेन डीक्यू कॉल किया तो पहले चेक करेगा क्यू एम्प्टी है, फ्रंट इक्वल्स टू -1, कंडीशन फॉल्स है। सेकंड स्टेप क्या, क्यू में एक ही वैल्यू है, फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, कंडीशन फॉल्स है। थर्ड स्टेप में आपने सिंपली फ्रंट को इंक्रीमेंट करना है। फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 मॉड साइज, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और 5 का जब आप मॉडुलस निकालेंगे 5 से, द आंसर इज गोइंग टू बी 0, तो फ्रंट विल बी इंक्रीमेंटेड टू 0 दिस टाइम। ठीक है, जब 4 से आपका जो है रैप अराउंड करके 0 पे फ्रंट आ गया, तो आप कॉन्सेप्चुअली जहन में ये समझ जाएं कि आपके फोर्थ वाली वैल्यू, फोर्थ लोकेशन पे पड़ी वैल्यू आपने क्या कर दी, डिलीट कर दी। ठीक, अब दिस टाइम वंस अगेन अगर आपने q.dq कॉल किया, वंस मोर अगर आपने q.dq कॉल किया, तो इस दफा q.dq कॉल करने की केस में क्या होगा। अगेन स्टेप 1 q एम्प्टी है, फ्रंट इक्वल्स टू -1, कंडीशन इज फॉल्स। जब आपके पास कंडीशन फॉल्स है तो स्टेप 2 क्या क्यू में एक ही वैल्यू, फ्रंट इक्वल्स टू रेयर, वो भी आपके पास कंडीशन फॉल्स है। और स्टेप 3 क्या है, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 मॉड साइज, 0 प्लस 1 आप करेंगे और 1 मॉड 5 लेंगे, तो आपके पास वैल्यू दोबारा क्या कैलकुलेट हो जाएगी, 1। आप 0 से लोकेशन 1 पे मूव कर गए तो 0 पे पड़ी वैल्यू आपके पास क्या हो गई, डिलीट हो गई। अब this time when you call q.dq once more, let me create a bit of space over here, ये पीछे वाली ऑपरेशन में जरा सा डिलीट कर दूं, और बस आप ये समझें कि मैंने अब दोबारा q.dq इस सिचुएशन पे कॉल किया, तो इस q empty front equals to -1 condition is false. Is there only one item in the queue? Yes, because front equals to rear. फ्रंट भी 1 है और रेयर भी क्या है, 1 है। तो इस केस में आपको फ्रंट को भी चेंज करना होगा। ठीक है, आपने फ्रंट की वैल्यू जो है वो, चूंकि एक ही वैल्यू है, जब वो डिलीट हो जाएगी तो आपके फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और रेयर की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, क्योंकि एक ही पड़ी वैल्यू आपने क्यू से क्या कर दिया, आपने डिलीट कर दिया, आपका क्यू एम्प्टी हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई कि आपने किस तरीके से इसके अंदर सर्कुलरिटी को मेंटेन किया। ठीक है, आपने कैसे जो है डीक्यू करते हुए सर्कुलरिटी को मेंटेन किया। डीक्यू और एनक्यू दोनों के अंदर जो है वो आपके पास सिंपल से ऑपरेशन है। ये देखें, आपके पास ये वाला अभी पॉइंट हिट हो गया ना, फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू हमने क्या कर दी, -1, अदरवाइज फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 मॉड साइज। इस तरीके से आप एरे को यूज करते हुए आप इनके और ड्यूक्यू के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमने लीनियर क्यू में डिस्प्ले और पीक का फंक्शन भी पढ़ा था। तो डिस्प्ले आप देखें, उसी तरह हम इज एम्प्टी कॉल करेंगे, अगर क्यू एम्प्टी है ये ट्रू रिटर्न कर दे, हमने पीछे पढ़ लिया फ्रंट इक्वल्स टू -1, क्यू एम्प्टी है तो आप फंक्शन से वापस निकल जाओ, बाकी रिटर्न आपको फंक्शन रन करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज क्यू के एलिमेंट्स को हमने डिस्प्ले करना है। आई को हमने कहां से स्टार्ट किया, फ्रंट से, क्योंकि क्यू के एलिमेंट्स जो है फ्रंट और रेयर के पॉइंटर्स के बीच में पड़े हुए हैं और किसी जगह को आप उसके अंदर आप एक्सेस नहीं कर सकते। अब आपने वाइल ट्रू आपने कहा, यानी एक इनफाइनाइट तरह के लूप में रन कर रहा हूं और इसके अंदर जो है जब भी हम इसको बाहर निकलेंगे तो हम उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। एक काम को करने के कई तरीके हैं, आप ये काम किसी और तरीके से भी ऑफ कोर्स कर सकते हैं। फॉर लूप से i इज इक्वल टू फ्रंट, i इज लेस देन इक्वल टू जो है आप वहां तक भी जा सकते हैं, रेयर तक, फ्रंट से लेकर रेयर तक आपने मूव करना है। ठीक है, हमने कहा सी आउट आइटम्स ऑफ आई में पड़ा हुआ है फ्रंट, फ्रंट वाला आइटम डिस्प्ले कर दो और आगे चलो। लेकिन आगे चलने से पहले ये देख लो कि कहीं आप रेयर पे तो नहीं पहुंच गए। अगर आप रेयर पे पहुंच गए
तो आपने ब्रेक करके लूप से बाहर चले जाना है, ठीक है। अगर आप रेयर पे नहीं पहुंचे तो अब आपने क्या करना है, आई को इंक्रीमेंट करना है। और देखिए इंक्रीमेंट चूंकि सर्कुलर है तो सर्कुलरिटी मेंटेन करने के लिए आई प्लस वन मॉड साइज आपने करना है, ठीक है। आप उसके बाद जो है आप जाएंगे, आप जो है आइटम्स ऑफ आई को जो है आप डिस्प्ले करेंगे और फिर आप चेक करेंगे कि अगर आई रेयर के इक्वल हो चुका है तो आप क्या करो, लूप से बाहर निकल जाओ। ये सर्कुलर क्योंकि तमाम आइटम्स को फ्रंट से लेकर रेयर तक जो है वो डिस्प्ले करेगा और ये इस मॉड साइज के ऑपरेशन की वजह से आपकी सर्कुलरिटी और रैपिंग अराउंड भी मेंटेन रहेगी। इस पीक या इन पीक आपको मैंने बताया था फ्रंट पे पड़ा हुआ एलिमेंट डिस्प्ले करता है, इसको फ्रंट पीक बाज बुक्स में कहा गया है। इसमें आपने सिंपली जो है रिटर्न कर देना है क्यू के फ्रंट पे पड़ा हुआ आइटम उसको आप यूज कर रहे हैं या किसी और प्रोसेसिंग के लिए आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। अगर एम्प्टी है तो आप मैसेज दे देंगे क्यू इज एम्प्टी। ओके जी, दिस वाज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर क्यू यूजिंग द एरे। अब हम मूव करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यूज यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। मैं आपको एक ही कोड के अंदर, इस एक ही इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू दोनों की इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अ लिंक्ड लिस्ट में बता देता हूं कि वो किस तरीके से की जाएगी। देखिए, आपने सबसे पहले क्लास बनाई नोड के नाम से। अगर आप स्ट्रक्चर यूज करना चाह रहे हैं दैट इज आल्सो फाइन। स्ट्रक्चर में बाय डिफॉल्ट तमाम मेंबर्स पब्लिक होते हैं। अगर आप क्लास यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने अपने मेंबर्स को पब्लिक बनाया है। जब आपके नोड की क्लास बनेगी तो उसके मेंबर्स देख लें कौन कौन से हैं। एक डेटा है, जो एक्चुअल यूजर से डेटा लेके स्टोर करेंगे, और हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट यूज कर रहे हैं तो हमने एक ही पॉइंटर बनाया नेक्स्ट के नाम से, और इस नेक्स्ट में ऑफ कोर्स अगली नोड का हम एड्रेस डालेंगे, ठीक। तो जब कभी नोड का आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो डेटा और नेक्स्ट को इनिशियलाइज किया जाएगा लाइन 5 पे लिखे हुए कंस्ट्रक्टर की मदद से। अब देख रहे हो मैंने इसके अंदर वैल्यू जो पास किया उसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट दी है 0। अगर यूजर ने कोई वैल्यू ना दी तो बाय डिफॉल्ट डेटा वैल्यू जो है वो डेटा जो है 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। और नेक्स्ट को हम हमेशा इनिशियलाइज करेंगे किससे, नल पीटीआर से। यानी इसका मतलब यह है कि मैं जब कभी नोड का पॉइंटर क्रिएट करूंगा तो मेरे पास इस तरह की एक मेमोरी बन जाएगी, ठीक है। आपके पास डेटा होगा और नेक्स्ट पॉइंटर होगा, डेटा इनिशियलाइज होगा 0 से, और जो आपका जिसका नेक्स्ट वाला पॉइंटर है वो आपके पास इनिशियलाइज हो जाएगा नल पीटीआर से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, लेट मी गेट बैक टू द स्लाइड, और अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए क्लास बना रहे हैं क्यू, और क्यू के अंदर हमें पता है कि दो पॉइंटर्स होते हैं, फ्रंट पॉइंटर एंड रियर पॉइंटर, वेरी सिमिलर टू द हेड एंड टेल पॉइंटर्स, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट एब्सोल्युटली सिमिलर टू द हेड एंड टेल पॉइंटर्स, फ्रंट एंड रियर। फ्रंट जो है वो लिंक लिस्ट के फ्रंट को यानी क्यू के फ्रंट को पॉइंट करेगा, और रेयर जो है वो रेयर एंड को पॉइंट करेगा। अच्छा, इसका कंस्ट्रक्टर देख लीजिए। जब मैं क्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो फ्रंट और रेयर को दोनों को हमने किससे इनिशियलाइज कर दिया, नल पीटीआर से। यानी आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन के अंदर आपने कहा कि जी मुझे क्यू का एक ऑब्जेक्ट बना के दो। लेट मी, मेन फंक्शन के अंदर थोड़ा सा मैं रीडेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए ज़रा इसकी टाइपिंग प्रॉपर कर लूँ। अच्छा जी, जी, क्यू यू ई यू ई क्यू में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, क्यू कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो मेरे पास मेमोरी में दो पॉइंटर्स बनेंगे, वन विद द नेम ऑफ फ्रंट एंड वन विद द नेम ऑफ रेयर, और आप इन दोनों को किससे इनिशियलाइज कर रहे हैं, नल पीटीआर के साथ, ठीक है। ये दोनों आपके पास इनिशियलाइज हो जाएंगे नल पीटीआर की वैल्यू के साथ, ठीक है। लेट मी शो इट यू ऑन द स्लाइड, सॉरी नॉट ऑन द स्लाइड। थोड़ा सा मैं इसको विजुअलाइज करके आपको बता दूं। यहाँ पर ये देखिए, जब आपने मेन का ऑब्जेक्ट आपने बनाया तो मेन के अंदर, मेन प्रोग्राम के अंदर क्यू क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बनाया, क्यू नामी ऑब्जेक्ट, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। फ्रंट इनिशियलाइज हो जाएगा नल पीटीआर से, और रेयर भी इनिशियलाइज हो जाएगा आपके पास नल पीटीआर से, ठीक है जी। फ्रंट और रेयर के ये दो पॉइंटर्स आपके पास बन जाएंगे, और इनकी मदद से हम मेंटेन करेंगे क्या मेंटेन करेंगे, इनकी मदद से हम मेंटेन करेंगे लिंक लिस्ट के फ्रंट पॉइंटर्स को और रेयर पॉइंटर को। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर वही इनक्यू, डीक्यू, डिस्प्ले और पीक के फंक्शंस जो हम इस पे यूज करेंगे। अब इनक्यू, इंट वैल्यू, यूजर से वैल्यू ले ली, और ये वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है कहाँ पे, लिंक लिस्ट में। अब जब आपका लीनियर क्यू था यूजिंग एरे, उसमें आप इंसर्शन करते पहले स्पेस के लिए चेक करते थे। तो स्पेस के लिए चेक हम इसलिए करते थे क्योंकि वो एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। अब लिंक लिस्ट इज अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, तो हमारे पास जो है स्पेस का कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्पेस इज एक्चुअली द लिमिट ऑफ द स्पेस, इज एक्चुअली द साइज ऑफ योर रैम। जितनी आपको रैम और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी अलाउ करता है, वो तमाम स्पेस आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ नोड्स। तो हम स्पेस को चेक किए बगैर
डायरेक्टली हम जो है नोड की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये आपको पता है, ये स्टेटमेंट हमने लिंक लिस्ट में काफी डिटेल से डिस्कस किया है। नोड सर एक न्यू नोड क्या करेगा, न्यू नोड नामिक पॉइंटर बना देगा, और राइट वाली स्टेटमेंट हमें डायनामिकली हीप से मेमोरी देके न्यू की वजह से हमें अननेम्ड एक ऑब्जेक्ट बना के देगी ऑफ द टाइप नोड, और उसको हम पास कर रहे हैं क्या, वैल्यू। जब भी हम एनक्यू को कॉल करेंगे तो सबसे पहले आपके पास जो है वो नोड जो है वो इस तरीके से बन जाएगी। अब एनक्यू जो है आपके पास किस क्लास का फंक्शन है, वो आपके पास जो है मेथड हमने ये लिखा है क्यू क्लास के अंदर, उसके अंदर हम एनक्यू जो है डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारा हमारा एनक्यू जो है वो यूज किया जा रहा है। तो देखिए बगैर स्पेस को चेक किया आपने डायरेक्ट नोड क्रिएट कर दी, बिकॉज यू आर नॉट वरीड अबाउट द स्पेस। स्टैटिक अरेज जो थे, जो फिक्स साइज अरेज थे, उनमें आप इंसर्शन करने से पहले चेक करते थे कि क्यू फुल है या नहीं है। तो इसका मतलब ये है, हम इसकी थोड़ी सी विजुअलाइजेशन भी साथ साथ करें, कि जब मैं कॉल करूं क्यू डॉट एनक्यू, यहाँ पे देखिए मैंने फॉर एग्जांपल ये क्यू का ऑब्जेक्ट बना लिया है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपने कॉल किया क्यू डॉट इन क्यू, और इन क्यू को आपने पास कर दी फॉर पहली वैल्यू, फॉर एग्जांपल 10 ही आपने पास की, तो इस केस में आपने सबसे पहले नोड का ऑब्जेक्ट बनाया। तो वो नोड का ऑब्जेक्ट जो है उसके देखिए हमने पहले न्यू नोड का पॉइंटर बना, उसके बाद नोड के ऑब्जेक्ट के ये दो मेंबर्स बन गए, डेटा और नेक्स्ट। लेट्स सपोज के स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस था 0x100, तो ये 100 जो है न्यू नोड के पॉइंटर में आ गया, ठीक है। जब आपके पास, लेट मी शो इट यू ऑन द स्लाइड, ये वाली लाइन रन हो गई, तो न्यू नोड का पॉइंटर बना, और इस पॉइंटर के अंदर इस ऑब्जेक्ट को असाइन की हुई मेमोरी का पहले बाइट का एड्रेस आ गया। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये अननेम्ड ऑब्जेक्ट है, इसका कोई नाम नहीं है। लेट मी शो इट यू अगेन। जब आपके पास पहले देखें न्यू नोड का पॉइंटर बना, उसके बाद ये मेमोरी असाइन की गई। नोड क्लास के अंदर दो मेंबर्स से, डेटा मेंबर और नेक्स्ट मेंबर। डेटा बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज हो रहा था, उसके कंस्ट्रक्टर हमने थोड़ी देर पहले देखा, और नेक्स्ट इनिशियलाइज हो रहा था null ptr। हम ये सपोज कर रहे हैं कि मेमोरी में इसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो आपके पास हेक्साडेसिमल 100 है, 0x100। तो ये स्टार्टिंग एड्रेस जो है न्यू नोड के पॉइंटर के अंदर आपने स्टोर कर दिया। अच्छा अब आगे चलें कि ये 10 जो है अब यहाँ तक कैसे पहुंचेगा। इस केस में चूंकि वैल्यू 10 आ रही है, तो आपके यहाँ पर हम 0 नहीं करेंगे, हम इस वैल्यू को 10 दे देंगे, क्योंकि हमने डिफॉल्ट वैल्यू 0 दी थी। तो हम इस दफा एनक्यू को 10 पास कर रहे हैं। जब आपने एनक्यू को 10 पास किया, तो एनक्यू ने आपके से वो 10 लेकर पास कर दिया नोड के कंस्ट्रक्टर को, और वो वहां पे जाके डेटा के अंदर स्टोर हो गया। अब इंजर्शन करते हुए आपको मालूम है कि हम इंजर्शन हमेशा रेयर एंड पे करते हैं, हमेशा रेयर पॉइंटर को चेंज किया जाता है। लेकिन सिर्फ एक केस में आप फ्रंट को चेंज करते हैं, जब आप क्यू में पहली वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, यानी आपका क्यू खाली हो। और क्यू के खाली होने का लिंक लिस्ट के केस में कैसे पता चलेगा, आपने रेयर को चेक किया, अगर रेयर की वैल्यू नल पीटीआर है, तो इट मींस कि आपका क्यू क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। तो अगर आपका क्यू एम्प्टी है, तो आपने फ्रंट को और रेयर को दोनों को सेट कर देना है इक्वल टू न्यू नोड, ठीक। इसको यहाँ पर देख लीजिए, आपकी थोड़ा सा विजुअलाइजेशन मैं साथ साथ करवाता रहूं कि आप ये देखिए, आपका फ्रंट भी नल पीटीआर है और रेयर भी क्या है, नल पीटीआर। जब ये दोनों नल पीटीआर हैं, तो दिस मींस योर क्यू इज एम्प्टी। अगर आपका क्यू एम्प्टी है, तो इस केस में आपने फ्रंट को भी न्यू नोड का एड्रेस दे देना है, और रेयर को भी न्यू नोड का एड्रेस दे देना है। न्यू नोड में पड़ा हुआ एड्रेस असाइन करना है। न्यू नोड में देखें आपके पास एड्रेस क्या पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है 0x100। तो ये 0x100 जो है आपके पास जब फर्स्ट टाइम ये कोड चलेगा, तो वो फ्रंट में भी स्टोर हो जाएगा, और यही 0x100 जो है ये आपके पास रेयर में भी स्टोर हो जाएगा। अब आपके लिंक लिस्ट स्टार्ट हो गया, आपका फ्रंट पॉइंट कर रहा है इस नोड को 100 को, रेयर भी पॉइंट कर रहा है इस नोड को 100 को। ये पहली वैल्यू इंसर्ट होगी आपका क्यू में। देखें एक ही वैल्यू है, वही वैल्यू फ्रंट भी इसको पॉइंट कर रहा है, रेयर भी इसको पॉइंट कर रहा है। अब आपके पास अरे के इंडेक्सेस के बजाय मेमोरी एड्रेसेस सिंपली यहाँ पर पड़े हुए हैं। बाकी कॉन्सेप्ट तकरीबन वही है, कॉन्सेप्ट्स में कोई इतना फर्क नहीं आया। अच्छा अब अगर आपने एक पहली वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, आप बाकी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हमेशा इंसर्शन कहाँ पे होगी, रेयर एंड पे। तो रेयर एंड पे इंसर्शन करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने रेयर पॉइंटर को चेंज करना है। और रेयर पॉइंटर को कैसे चेंज करना है, आपने करंटली रेयर जिसमें जो एड्रेस पड़ा हुआ है, आप कहेंगे कि उसके नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस डाल दो, ठीक है। रेयर के नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस डाल दो। तो आपने रेयर, चूंकि रेयर के नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस डाल दिया, और रेयर के पॉइंटर को आपने अपडेट करना है, क्योंकि रेयर जो है वो अब पॉइंट करेगा लास्ट नोड को, ठीक है। रेयर में हमेशा लास्ट नोड का एड्रेस पड़ा होता है, जो आपने सबसे लास्ट में इंसर्ट किया है, क्यू का जो कॉन्सेप्ट है। तो रेयर को आपने अपडेट कर दिया, और आपने क्या कहा, न्यू नोड, और आपने यूजर को मैसेज दे दिया इंसर्टेड वैल्यू सक्सेसफुली। अच्छा अब इसका थोड़ा सा विजुअलाइजेशन जल्दी से करके देख लें।
बड़ा सिंपल से स्टेप एल्गोरिथम याद रखें। स्टेप 1 नोड क्रिएट की, स्टेप 2 चेक किया कि क्या क्यू एम्प्टी है, रेयर इक्वल टू नल पीटीआर। अगर क्यू एम्प्टी है तो फ्रंट और रेयर दोनों को चेंज कर दो और उसमें साइन कर दो न्यू नोड। वो आपने इसकी विजुअलाइजेशन देख ली। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो आपने सिंपली रेयर के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देना है। आपने कहा रेयर पॉइंटर को एक्सेस करो, एरो पॉइंटर क्या करता है उसको डीरेफरेंस करता है, डीरेफरेंस करके उसके कौन सा मेंबर एक्सेस करो नेक्स्ट। ये वाला जो एड्रेस आपको मिल जाए, इस एड्रेस में जाके आपने क्या स्टोर कर देना है, न्यू नोड के एड्रेस, और रेयर को अपडेट कर देना है न्यू नोड के एड्रेस से, ताकि रेयर पॉइंट करे न्यू नोड। अब ये दो लाइंस जो हैं वो कैसे चलेंगी, अब देखें इसके लिए फॉर एग्जांपल, अब आपने दोबारा जो है क्यू डॉट इन क्यू को कॉल किया। अब आपने कहा कि जी मैं एक और वैल्यू जो है क्यू के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ, और बाय कन्वेंशन जो है हम 10 20 30 को यूज़ करते आ रहे हैं, तो हम उन्हीं को यूज़ करते हैं। हमने नेक्स्ट वैल्यू जो है वो पास कर दी 20 की। तो जब आपने अब इस दफ़ा क्यू डॉट इन क्यू कॉल हुआ, तो पहला स्टेप क्या है, चेक करो कि लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। उसका कैसे पता चलेगा कि आपके रेयर में नल पीटीआर पड़ा होगा। अगर रेयर में नल पीटीआर नहीं है तो लिस्ट एम्प्टी नहीं है। अब सॉरी, फर्स्ट स्टेप आपने नोड क्रिएट करनी है। नोड जब आप क्रिएट करेंगे ना, तो नोड क्रिएट आपने बगैर स्पेस को चेक किए इसलिए डायरेक्ट क्रिएट कर दी कि इट्स अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपके पास स्पेस का कोई इशू नहीं है, इस वजह से आपने डायरेक्ट जो है नोड क्रिएट कर दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो नोड क्रिएट हुई थी, लेट सपोज इसका स्टार्टिंग एड्रेस आपके पास था 200, उसके डेटा पार्ट में आपने इस दफ़ा क्या पास किया हुआ है 20, तो इसके डेटा मेंबर में 20 स्टोर हो जाएगा और नेक्स्ट इनिशियलाइज हो जाएगा नल पीटीआर से। और न्यू नोड में इस असाइंड मेमोरी के स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस आ जाएगा। स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस आपके पास क्या है, 200। ठीक है, ये आपकी न्यू नोड क्रिएट होगी। इस न्यू नोड को क्रिएट करने के बाद हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली जो न्यू नोड आपकी सिलेक्टेड, आपको ग्रीन हाईलाइटेड जो सेल्स नजर आ रहे हैं, इस न्यू नोड को सेलेक्ट करने के बाद अब आपने इसकी इंजर्शन करनी है। तो इंजर्शन करने की पहली स्टेप क्या है कि रेयर इक्वल्स टू नल पीटीआर आपको नजर आ रहा है कि नहीं है, यानी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यू एम्प्टी हो तो फ्रंट रेयर दोनों को चेंज करना है। अगर नहीं है तो अब आपने रेयर को अपडेट करके इस लिंक लिस्ट का हिस्सा बनाना है। कैसे, वो इस तरीके से आपने कहा कि रेयर को एक्सेस करो और उसको, इसमें जो एड्रेस पड़ा हुआ है 0x100, इसको डी रेफरेंस करके इसका कौन सा मेंबर उठाओ, नेक्स्ट वाला। रेयर का क्या एक्सेस उठाओ, नेक्स्ट वाला। ठीक है, आपका जो बेसिकली कोड था वो ये था कि आपने कहा कि रेयर को डी रेफरेंस करके उसका नेक्स्ट वाला मेंबर उठाओ और उसमें क्या स्टोर कर दो, न्यू नोड। तो अब आप जब रेयर के अंदर जाएं तो देखिए वहां पड़ा हुआ है 100, 100 का कौन सा वाला मेंबर उठाया, नेक्स्ट वाला, और उसमें क्या स्टोर कर दिया, न्यू नोड की वैल्यू। तो न्यू नोड की वैल्यू आपको नजर आ रहा है वो है 0x200। ये 0x200 जो है ये आपके पास इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट की वजह से रन हो जाएगा। अब ये आपका फ्रंट नोड होगी और ये आपकी रेयर नोड होगी। तो आपका रेयर देखिए गलत जगह को पॉइंट कर रहा है, रेयर पॉइंट कर रहा है 100 को, रेयर को पॉइंट करना चाहिए 200 को। तो रेयर को सेट करने के लिए फिर हमने कहा कि रेयर इक्वल्स टू न्यू नोड। ये जो इसकी सेकंड लाइन है, रेयर इक्वल्स टू न्यू नोड। न्यू नोड में जो वैल्यू पड़ी है वो किसको असाइन कर दो, वो रेयर को असाइन कर दो, ताकि आपका रेयर का पॉइंटर जो है वो सेट हो जाए। तो न्यू नोड में क्या पड़ा हुआ है आपके पास, 200 पड़ा हुआ है। ये 200 उठाया 0x200 और इसको हमने इन्हें स्टोर कर दिया किस पॉइंटर के अंदर, इसको हमने स्टोर कर दिया रेयर पॉइंटर के अंदर। तो अब आपका रेयर पॉइंटर सेट हो गया। देखिए फ्रंट पहली नोड को पॉइंट कर रहा है 100 और रेयर जो है लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है विच इज 200। अब आपने लेट्स सपोज यहाँ पे दोबारा वंस अगेन क्यू डॉट इन क्यू का मेथड कॉल किया है और इसी तरह हमने एक और वैल्यू से दे दी इंजर्शन के लिए। हमने कहा कि जी इसमें वैल्यू इंसर्ट कर दो लेट्स सपोज 30 की। तो अब क्यू डॉट इन क्यू, जब क्यू डॉट इन क्यू कॉल होगा तो इंजर्शन हम कर रहे हैं। इंजर्शन किस में कर रहे हैं, क्यू में, बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। तो स्पेस का तो कोई इशू नहीं है। रेज में हमें स्पेस चेक करनी थी तो स्पेस चेक किए बगैर हम डायरेक्ट पहले क्या करेंगे, एक नोड जो है वो मेमोरी में क्रिएट कर देंगे। नोड स्टैटिक न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर फॉलोड बाय द नोड कंस्ट्रक्टर। तो राइट साइड पहले चलती है, तो पहले जब न्यू नोड की मदद से नोड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, राइट साइड पहले चलती है, इसका क्या मतलब हुआ, राइट साइड में लेट मी शो इट यू ऑन द स्लाइड वंस अगेन। नोड स्टैटिक न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड और उसको क्या पास कर दी, वैल्यू। तो पहले ये राइट साइड चले गया, मेमोरी असाइन करो यानी अननेम्ड ऑब्जेक्ट बनाओ ऑफ विच क्लास, ऑफ दी नोड क्लास, और उसके दो मेंबर्स थे, एक आपका उसका डेटा मेंबर था और दूसरा उसका नेक्स्ट मेंबर था। ठीक है, तो जब और डेटा मेंबर्स को हमने किससे इनिशियलाइज कर रहे थे, वैल्यू से इनिशियलाइज कर रहे हैं, और नेक्स्ट मेंबर को हम नल पीटीआर से। तो जब ये वाली लाइन चलेगी तो आपके पास लेट्स सपोज मेमोरी में नई नोड बन गया एड्रेस नंबर 300। तो डेटा में आपके पास इस दफा हमने पास किया है 30। तो लेट्स सपोज डेटा में आपके पास 30 आ गया और नेक्स्ट आपके इनिशियलाइज किससे हो गया, आपके इनिशियलाइज हो गया नल पीटीआर से। अब ये जो नई नोड बन गई इसको क्यू का हिस्सा बनाना है। दो ही बातें हैं,
या अगर क्यू खाली है तो फ्रंट रेयर दोनों को चेंज करो। क्यू के खाली होने का कैसे पता चलेगा कि रेयर एंड पे इंसर्शन कर रहे हैं, तो रेयर पॉइंटर को चेक करो, वहां नल पीटीआर तो नहीं पड़ा हुआ। नल पीटीआर पड़ा हुआ तो क्यू खाली आपको नजर आ रहा है, नल पीटीआर यहाँ पे मौजूद नहीं है। जब नल पीटीआर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो आपने सिंपली रेयर को अब आपने चेंज कर देना है। अब आपको फ्रंट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। रेयर को कैसे चेंज करना है? आपने कहना है कि रेयर एरो नेक्स्ट, रेयर में जो एड्रेस पड़ा हुआ है 200 उस पे चले जाओ और उसके नेक्स्ट वाले मेंबर को एक्सेस करो। ठीक है, उसके नेक्स्ट वाले मेंबर में क्या डाल दो, उसमें न्यू नोड का एड्रेस डाल दो। इसके न्यू नोड का एड्रेस क्या है आपके पास? 0x300। तो ये एड्रेस जो है यहां से मूव करके आपके पास जो है कहां पर आ जाएगा? ये आपके पास, सॉरी मैंने पॉइंटर को चेंज नहीं किया, मैंने वो आपके राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला पार्ट पूरा नहीं किया, वो मैं पूरा कर लूं। ठीक है, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन लेट मी टेल यू अगेन। न्यू नोड वैल्यू और इसका एड्रेस फर्स्ट बाइट का किस में चला जाना चाहिए? न्यू नोड में, न्यू नोड नामी पॉइंटर में। ठीक है, तो जब आपके पास ये वाला कोड रन हुआ तो ये 300 वाली नोड बनी और इसके ये इस डेटा को हमने इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू से। यूजर ने वैल्यू क्या पास किया? 30, और नेक्स्ट को हम इनिशियलाइज कर दिया नल से। उसका कंस्ट्रक्टर ऐसे ही काम कर रहा था और इस नई नोड का एड्रेस 300 जो है न्यू नोड के पॉइंटर में स्टोर हो गया। इसके बाद अब हमने चेक किया कि फ्रंट, सॉरी रेयर की वैल्यू नल नहीं है तो क्यू एम्प्टी नहीं है। तो अब आपने कहा कि रेयर पॉइंटर को चेंज करो। रेयर पॉइंटर को कैसे चेंज करना है? रेयर में जो वैल्यू पड़ी है वो है 200, वो इसको पॉइंट कर रहा है और रेयर अब 300 आना चाहिए। तो रेयर के पहले नेक्स्ट में चले जाओ और नेक्स्ट को अपडेट कर दो न्यू नोड से। ठीक है, तो रेयर का पे एरो ऑपरेटर लगाओ और उसका नेक्स्ट मेंबर एक्सेस करो इक्वल टू न्यू नोड। न्यू नोड में पड़ी वैल्यू 0x300 जो है इस कोड की वजह से आपके पास यहां से मूव करके इस मेंबर के अंदर जो है स्टोर हो जाएगी। आपका नेक्स्ट का पॉइंटर जो है वो अपडेट हो जाएगा। आप देखिए लिंक लिस्ट पहली नोड है, ये फ्रंट है 100 है, ये पॉइंट कर रहा है 200 को, ये लिंक है इसके साथ, ये इसका डेटा है। ये पॉइंट करिए 300 को और 300 का ये डेटा हो गया। और इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है? इसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है नल पीटीआर को, क्योंकि ये लास्ट नोड है। आपको पता है सिंपली लिंक लिस्ट के लास्ट नोड में जो है नल पीटीआर ही पड़ा होता है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में, अगर सर्कुलर ना हो। ठीक है, और ये सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं है, हम आप एक लीनियर क्यू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब रेयर को हमने अपडेट करना है क्योंकि रेयर इज पॉइंटिंग टू द लास्ट रेयर नोड। अभी रेयर नोड यानी आखिरी नोड 200 नहीं है, वो कौन सी है? वो 300 है। तो उसके लिए हमारी लाइन कोड क्या थी? रेयर इक्वल्स टू न्यू नोड। रेयर में न्यू नोड का एड्रेस डाल दो। तो यहां से 0x300 उठाया और 0x300 को यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया। आपकी 3 नोड्स बन गई। ठीक है, लेट मी इनक्यू वन मोर वैल्यू ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाए। सॉरी, मैं यहाँ पे दोबारा इनक्यू को फॉलो करता हूँ। मैं कहता हूँ क्यू के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कॉल करो? कौन सा मेथड? इनक्यू का मेथड कॉल करो और इनक्यू के मेथड को आप पास कर दें लेट्स सपोज एक और वैल्यू विच इज 40। अब अपने जहन में एल्गोरिथम बनाते रहें और उसका रीजन आपके जहन में आना चाहिए। पहला क्या काम था? स्टैटिक न्यू, आप उसके अंदर राइट साइड से न्यू स्पेस नोड और वैल्यू, वैल्यू क्या पास हो रही है? 40। यानी अगेन आप इस स्लाइड पे देखिए न्यू नोड वैल्यू, पहला काम ये होगा। सबसे पहला काम स्पेस चेक किए बगैर नई नोड बना देनी है क्योंकि हमारे पास स्पेस का इशू नहीं है, इसलिए हमने ये नहीं देखना कि क्यों में स्पेस आई। इट्स अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, ये डायनामिकली ग्रो करता है, फिक्स साइज का नहीं है। न्यू स्पेस नोड वैल्यू, तो जब ये वाला आपका नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो नोड क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल होने की वजह से आपके पास मेमोरी में एक और नोड बन जाएगी और वो नोड जो है लेट सपोज आपके पास बन गई एड्रेस नंबर किस पर? 400 पर। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ने हीप से जो फ्री मेमोरी उठा के दी डेटा और नेक्स्ट मेंबर्स को मिला के, उसके पहले बाइट के एड्रेस क्या है? 400। उसके नोड के क्लास के कंस्ट्रक्टर जो है उसकी मदद से डेटा इनिशियलाइज हो जाएगा 40 से और नेक्स्ट में आपके पास क्या आ जाएगा? नल पीटीआर आ जाएगा। ठीक है, अब ये नोड बनने के बाद इस नोड के स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस उठाओ और उसको न्यू नोड नामी पॉइंटर के अंदर स्टोर कर दो। तो इस लाइन के चलने की वजह से अब आपके पास देखिए इसका स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस क्या है? 0x400 और ये चला जाएगा न्यू नोड नामी पॉइंटर में। न्यू नोड नामी पॉइंटर के अंदर 400 को आपने स्टोर कर दिया, ये आपकी न्यू नोड बन गई। अब इसको इस क्यू का हिस्सा बनाना है तो अगेन आपने चेक करना है रेयर इक्वल्स टू नल पीटीआर, यानी क्यू खाली तो नहीं है। क्यू खाली है तो फ्रंट और रेयर दोनों पॉइंटर को अपडेट कर देना है न्यू नोड की वैल्यू से। वो नहीं है, आपको नजर आ रहा है? अच्छा, अगर नहीं है तो फिर इंजर्शन कहां पे होती है? रेयर पॉइंटर पे। तो रेयर पॉइंटर को आपने अपडेट करना है तो उसके लिए अब आपने कहा कि रेयर को में जो वैल्यू पड़ी है उसको डी रेफरेंस करके उसका नेक्स्ट मेंबर उठाओ। ठीक है,
आपके पास जब यानी मैं इस कोड के इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, ये वाला रेयर का क्या करो, नेक्स्ट मेंबर उठाओ और उसमें क्या स्टोर कर दो, न्यू नोड की वैल्यू को। यानी कि अब आप जहां पर ये कह रहे हो कि रेयर में क्या पड़ा हुआ है 300, 300 का कौन सा मेंबर उठाओ, नेक्स्ट वाला, और नेक्स्ट वाले मेंबर के अंदर न्यू नोड की वैल्यू स्टोर कर दो विच इज 0x400। जो आपने अभी नई नोड एड्रेस बनाई है उसका लेट सपोज एड्रेस जो है वो मेमोरी में 0x400 था, तो यहाँ पर आपके पास 0x400 जो है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यानी आप देखें आपका 100 पॉइंट कर रहा है 200 को, नेक्स्ट 200 पॉइंट कर रहा है 300 को, 300 पॉइंट कर रहा है 400 को। यहाँ तक तो बात ठीक होगी, लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में एलपीटीआर पड़ा, यहाँ तक बात ठीक हो गई। अब आप देखें रेयर जो है वो गलत उसको पॉइंट कर रहा है, रेयर स्टिल पॉइंटिंग टू द ओल्ड लास्ट नोड। लास्ट नोड आपकी जो बनी है वो क्या है 0x400, और 0x400 का एड्रेस किस पॉइंटर में पड़ा हुआ है, न्यू नोड नामी एड्रेस में। तो इस वजह से न्यू नोड की वैल्यू उठा के हमने कहां पे डालनी है, रेयर के अंदर। यानी आपके देखें स्लाइड के अंदर जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या है, न्यू नोड की वैल्यू को उठाओ और उसको रेयर पॉइंटर के अंदर स्टोर कर दो। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। न्यू नोड की वैल्यू है 0x400, इसको रेयर पॉइंटर के अंदर जब आपने स्टोर कर दिया तो यहां आपके पास आ गया 0x400। अब आपने इस नोड के अंदर 4 इंजर्शंस कर ली। अब आपका एल्गोरिदम होपफुली आपकी थोड़ी सी विजुअलाइजेशन भी हो गई, आप समझ गए कि किस तरीके से काम करना है। बड़ा सिंपल सा एल्गोरिदम है, आपने इंजर्शन करनी है तो डायरेक्ट नोड क्रिएट कर लें। और अगर आप देखें रेयर इक्वल्स टू नल पीटीआर, इसका मतलब पहली वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो फ्रंट और रेयर दोनों में न्यू नोड असाइन कर रहे हैं। एक ही नोड बनी है उसी को फ्रंट भी उसी को पॉइंट करेगा और रेयर भी उसी को ही पॉइंट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब क्यू में पहले से कोई वैल्यूज मौजूद हैं, पहले से वैल्यूज मौजूद है तो इंसर्शन करनी है, आपने सिर्फ रेयर पॉइंटर को चेंज करना है। कैसे, रेयर के नेक्स्ट में न्यू नोड के एड्रेस डाल दो और रेयर को अपडेट करके उसके अंदर न्यू नोड को स्टोर कर दो। ठीक है, ताकि रेयर जो है प्रॉपर्ली लास्ट नोड को पॉइंट करे। जो आपकी लास्ट नोड पुरानी लास्ट नोड थी वो सेकंड लास्ट बन जाएगी, उसके नेक्स्ट में नई नोड यानी जो अब लास्ट नोड बनने वाली है उसका एड्रेस आ जाएगा। आपने नेक्स्ट को उसको चेंज कर दिया। ठीक है, और आपने इसके बाद कहा कि रेयर को में भी अब एग्जैक्टली यही न्यू नोड का एड्रेस डाल दो ताकि आपका रेयर प्रॉपर्ली लास्ट नोड को पॉइंट करे। ओके, अगर आपने इन क्यू करना हो लेकिन क्यू आपका क्या हो, सर्कुलर हो, आपने वैल्यू ली, अगेन स्पेस का इशू नहीं है, नई नोड क्रिएट कर दी। अगर आपने कि पहली इंसर्शन कर रहे हो तो रेयर इक्वल्स टू नल पीटीआर, फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू नोड। अब टिल दिस पॉइंट इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। एक चेंज सिर्फ आपने करना है, रेयर के नेक्स्ट में क्या डाल दें, फ्रंट। सर्कुलर मतलब ये सर्कुलर क्यों है, यानी लास्ट नोड जो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रही है। ठीक है, रेयर के नेक्स्ट में क्या डाल दो, फ्रंट डाल दो। ये चले मेरे पास अभी इसकी एग्जाम मैं आपको आगे चल के इसकी विजुअलाइजेशन करा देता हूँ, ये आसानी से इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद देखें अगर आपने इंसर्शन करनी है और आपके पास ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब पहले से वैल्यूज मौजूद है क्यू में, तो उसी तरह रेयर के नेक्स्ट में क्या डालें, न्यू नोड। यही काम हम पहले भी लीनियर के लिए भी कर रहे थे, और रेयर इज इक्वल टू न्यू नोड, यही काम हम पहले भी कर रहे थे। एक नई चीज आ गई सर्कुलरिटी मेंटेन करने के लिए, वो क्या है, रेयर के नेक्स्ट में क्या डाल दो, फ्रंट। रेयर के नेक्स्ट में क्या डाल दो, फ्रंट। देखिए अगर हम ये कहें फॉर एग्जांपल कि ये हमारी वाली जो जो लिंक लिस्ट है, हम इसको एज अ सर्कुलर लिंक लिस्ट मेंटेन करना चाहें, तो फिर हमारा इनक्यू जो है वो उसमें सिर्फ एक लाइन वो कह रहा है रेयर, रेयर किसको पॉइंट कर रहा है, 400। 400 के नेक्स्ट में क्या डाल दो, फ्रंट। फ्रंट में क्या पड़ा हुआ है, 100। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0x100। जिस तरह आपने सर्कुलर लिंक लिस्ट में पढ़ा था कि लास्ट नोड के नेक्स्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाता है, तो आप देख रहे हैं इस लिंक लिस्ट की पहली नोड जो है वो एड्रेस 100 पे पड़ी है, तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या आ गया, पहली नोड का, तो ये आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गई, ये आपका सर्कुलर क्यू बन गया। ठीक है, सर्कुलर क्यू और जो जो लीनियर क्यू है, दोनों की लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंटेशन बहुत आसान है, उनके कोड्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, उनके कोड ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। ठीक, तो वंस अगेन मैं आपका एल्गोरिथम, इन क्यू नोड क्रिएट करो, रेयर इक्वल्स टू नल पीटीआर, क्यू खाली है तो फ्रंट और रेयर दोनों को क्या कर दो, न्यू नोड। और रेयर के नेक्स्ट में नल पीटीआर नहीं होना चाहिए, रेयर के नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, फ्रंट नोड। यानी एक ही नोड है तो उसके नेक्स्ट में अपना ही एड्रेस दोबारा वापस आ जाएगा। ठीक, अच्छा, एल्स रेयर के नेक्स्ट में न्यू नोड डालो, ये हम लीनियर के लिए भी कर रहे थे, लीनियर क्यू जब हमने बनाया भी पिछली स्लाइड पर, और अभी हम सर्कुलर क्यू पे बात कर रहे हैं। रेयर में क्या डाल दो, न्यू नोड। रेयर हमेशा लास्ट जो नई नोड बनी है उसमें उसका एड्रेस पड़ा होना चाहिए।
और उसकी सेकंड लास्ट नोड को हमने पहले अपडेट कर देते हैं कि उसकी सेकंड लास्ट नोड जो है वो नई बनी नोड के एड्रेस ले ले उसके नेक्स्ट पॉइंटर में। उसके बाद हम रेयर में न्यू नोड का एड्रेस डाल लेते हैं और फिर रेयर के नेक्स्ट में हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, हम इंसर्ट कर रहे हैं फ्रंट का पॉइंटर। ठीक है जी, रेयर के नेक्स्ट में आपके पास फ्रंट का पॉइंटर जो है वो साथ साथ सेवर है। हमने कहा सी आउट इंसर्टेड वैल्यू, जो वैल्यू जो आपकी इंसर्ट होगी। डी क्यू, अब अगर आपने डी क्यू डिलीट करना है और हम पहले लीनियर लिस्ट में डीक्यू का ऑपरेशन देखेंगे और फिर हम सर्कुलर लिस्ट में देखेंगे कि दोनों में कैसे होता है। तो डीक्यू करते हुए ऑफ कोर्स अब आपने ये देखना है कि कहीं लिंक लिस्ट में कोई वैल्यू पड़ी हुई है या नहीं, ये तो मस्ट है। आपको पता चल गया आपने, और आप डिलीशन कहाँ से करते हैं, आप फ्रंट एंड से करते हैं। आपने फ्रंट के पॉइंटर को ही चेक करना है। ये कॉन्सेप्चुअली इसी तरीके से कोड लिखें कि अगर फ्रंट की वैल्यू नल पीटीआर है तो कॉमन सेंस इसका मतलब क्या है कि आपका क्यू जो है वो एम्प्टी है। यूजर को मैसेज दे दो अंडरफ्लो का या क्यू इज एम्प्टी का, और रिटर्न यानी कि इस फंक्शन से बाहर निकल जाओ। ठीक है, बाकी का कोड रन करने की जरूरत नहीं, आपकी डिलीशन पॉसिबल नहीं है। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो आपने डिलीशन करनी है, और डिलीशन किस एंड से होती है, फ्रंट एंड से। सिर्फ एक हमेशा हम डिलीशन करते हो फ्रंट एंड से। ठीक है, हमने फ्रंट पॉइंटर को ही चेंज करना है, लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा होगा जहां पे आप किस एंड से डिलीशन करोगे, जहां से आप फ्रंट के साथ साथ रेयर पॉइंटर को भी चेंज करोगे। डिलीशन तो हमेशा फ्रंट से ही होगी, लेकिन रेयर पॉइंटर सिर्फ एक केस में चेंज होगा जब आपके क्यू में सिंगल वैल्यू है। अच्छा, डिलीशन करने के लिए अब आपने पहले फ्रंट में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसको एक टेम्पररी पॉइंटर के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक, क्यों किया? क्योंकि आपने फ्रंट को चेंज कर देना है और आपने इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने से पहले आपने इसका एड्रेस ले लिया और आपने कहा कि फ्रंट जो है उसमें फ्रंट का नेक्स्ट डाल दो, यानी फ्रंट के बाद का जो अगला एड्रेस है उसको फ्रंट को पॉइंट कर दो। करंट वाली फ्रंट को मैं डिलीट करने वाला हूँ, करंट वाली फ्रंट जो है वो डिलीट हो जाएगी और अगली नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है फ्रंट में आ जाएगा। ठीक है, करंट वाली फ्रंट को जब मैं इसके बाद मैंने डिलीट करूं तो मैंने कहाँ स्टोर किया, वो मैंने स्टोर किया हुआ है टेम्प में। और डिलीशन करते कौन सा पॉइंटर चेंज होता है, हमेशा फ्रंट का पॉइंटर। लेकिन अगर आपके क्यू में एक ही वैल्यू है तो फिर फ्रंट और रेयर दोनों चेंज होंगे। और क्यू में एक ही वैल्यू का कैसे पता चलेगा? आपके पास डिलीशन करने के बाद, सॉरी ये अपडेशन करने के बाद, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट ऑफ नेक्स्ट। फ्रंट जो है एक्सक्यूज मी फ्रंट जो है अगर उसमें क्या आ गया, नल पीटीआर, क्योंकि देखिए लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या पड़ा होगा, नल पीटीआर। जब आपने कहा फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट ऑफ नेक्स्ट और फ्रंट के नेक्स्ट में अगर नल पीटीआर पड़ा हुआ था, तो फ्रंट की वैल्यू अगर नल पीटीआर का बराबर आ गई तो इसका मतलब ये है कि आप जो है उसमें उसमें जो है आपके उसमें कौन से चेंजेस आप कर रहे हैं, आप इसके पास एक सिंगल वैल्यू है। आपने रेयर को भी क्या कर देना है, आपने नल पीटीआर कर देना है। ठीक है, आपके नोड में कोई एक ही नोड थी, वो फ्रंट थी और फ्रंट भी हुई थी, रेयर भी हुई थी, उसके फ्रंट में क्या पड़ा हुआ था, नल पीटीआर पड़ा हुआ था। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रंट इक्वल्स टू रेयर, ये दोनों जैसे आप इसको करना चाहें, लेकिन फ्रंट इक्वल्स टू नल पीटीआर ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये आपके पास एक ही नोड है और एक ही नोड के फ्रंट के बाद कोई और नोड उसके बाद मौजूद नहीं है, तो जाहिर बात है कि उसके नेक्स्ट में क्या पड़ा होगा, नल पीटीआर पड़ा होगा। अच्छा जी, इसके बाद आपने यूजर को मैसेज दे दिया सी आउट रिमूव्ड टेम्प ऑफ डेटा। भाई टेम्प में जो नोड पड़ा, जो डेटा पड़ा हुआ है, आपने उसको बता दिया कि यार ये वाला डेटा हमने क्यू से निकाल दिया है और डिलीट कर दो टेम्प को। डिलीट करो टेम्प मींस टेम्प में जो डेटा पड़ा हुआ है, सॉरी जो टेम्प में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो एड्रेस जो है वो वाला मेमोरी स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस कर दो। आपको मैंने कहीं इससे भी काफी डिटेल से डिस्कशन किया है कि डिलीट टेम्प डज नॉट डिलीट द पॉइंटर टेम्प but deletes the memory stored at the address which is being carried by the pointer temp। ठीक है, temp के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जाओ और वो वहां से जितनी भी मेमोरी असाइन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस कर दो कि भाई हमें इसकी जरूरत अभी नहीं है, अभी आप इसको वापस ले लें, आप इसको और मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी विजुअलाइजेशन इसकी देख लीजिए डीक्यू के आगे चलने से पहले। लेट मी चेंज माय लिंक लिस्ट टू नॉर्मल रेगुलर या नॉन सर्कुलर लिंक लिस्ट, जिसके लास्ट नोड के नेक्स्ट में आपके पास नल पीटीआर पड़ा हो। तो अगर आपने क्यू डॉट डी क्यू कॉल किया है और क्यू डॉट डी क्यू कॉल करते हुए लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग, आई एम सॉरी फॉर माय लाउजी टाइपिंग। तो अगर आपने क्यू डॉट डी क्यू कॉल किया हुआ तो स्टेप्स क्या थी?
सबसे पहले क्यू एम्प्टी नहीं है, फ्रंट इक्वल्स टू नल पीटीआर। अगर एम्प्टी है तो डिलीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देख रहे हैं फ्रंट जो है वो नल पीटीआर के इक्वल नहीं है। अगर नहीं है तो डिलीशन करते हुए अब आप ये देखो कि कहीं क्यू में एक ही वैल्यू तो नहीं है। अगर एक ही वैल्यू होगी तो वो पहली नोड होगी और उसके नेक्स्ट में नल पीटीआर पड़ा होगा। तो चेक करो कि कहीं भाई फ्रंट के नेक्स्ट में नल पीटीआर तो नहीं पड़ा हुआ। वो आप कैसे चेक कर रहे हैं? वो आप इस तरीके से देखिए, पहले आपने एक टेम्पररी पॉइंटर बनाया। क्यों? क्योंकि आपने फ्रंट को अपडेट कर देना है, तो अपडेट करने से पहले आप चाहते हो फ्रंट को कहीं स्टोर कर दो ताकि मैं इसको डिलीट कर सकूं। तो आपने कहा नोड स्टारिक टेम्प इक्वल्स टू फ्रंट। तो ये लाइन जब आपके पास चलेगी तो अब आपके पास एक टेम्प नामी पॉइंटर बनेगा जिसमें फ्रंट स्टोर हो जाएगा। तो ये देखिए, आपने टेम्प नामी एक पॉइंटर बन गया और उसमें फ्रंट यानी पहली नोड का एड्रेस स्टोर हो गया। तो पहली नोड का एड्रेस आपके पास यहाँ पे है 0x100, ये यहाँ पे स्टोर हो गया। अब इसको यहाँ पे स्टोर करने की वजह क्या है कि हमने टेम्प को अपडेट करना है, क्योंकि ये वाली नोड डिलीट होने जा रही है। तो हमने फ्रंट में इससे अगली नोड का एड्रेस डालना है विच इज 200। ये वाली नोड हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो अपडेट करने से पहले पहले हमने फ्रंट का एड्रेस जो है हमने किस में स्टोर कर दिया? टेम्प में। अब इसके बाद इसको अपडेट करना है। वो कैसे करना है कि भाई फ्रंट के नेक्स्ट में जो आपके पास जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो एड्रेस लो और उसको किस में डाल दो? फ्रंट में डाल दो, ठीक है। आप वो लाइन देखिए, वो यहाँ पर इस तरह लिखी है कि फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट ऑफ नेक्स्ट। फ्रंट पॉइंटर को अपडेट कर दो। करंटली फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है वो वाली नोड हमारे अब नहीं चाहिए, वो यूजर ने कह दिया इसको डिलीट कर दें। तो उसको डिलीट करने के लिए जो है आपने क्या किया? आपने फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट ऑफ नेक्स्ट कर दिया। फ्रंट में क्या पड़ा हुआ है? 100। इसको एरो की मदद से डी डी रेफरेंस करके इसका कौन सा मेंबर उठाओ? नेक्स्ट वाला। उसमें क्या वैल्यू पड़ी है? 200। और वो स्टोर कर दो फ्रंट में। तो अब आपका फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है? 200 को। ये वाली नोड जो है आपकी फ्रंट अब इसको पॉइंट कर रहा है। अब ये वाली नोड हमने इसको हम आसानी से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीशन करते हुए हमें कुछ चीजों का ख्याल करना है पहले। अपडेशन के बाद अगर फ्रंट में जो नई वैल्यू है वो नल पीटीआर है, तो इसका मतलब ये कि लास्ट यानी या एक ही नोड थी। तो फिर आपको रेयर को भी अपडेट करना होगा। अगर फ्रंट की वैल्यू नल पीटीआर नहीं है तो फिर रेयर को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली डिलीट कर दें क्या? टेम्प। डिलीट टेम्प को कॉल कर दें। डिलीट टेम्प को जहन में रखिएगा। देखिए, अब यहाँ पर हमने कहा कि भाई फ्रंट का में जो नई वैल्यू आई वो क्या है? 200। वो नल पीटीआर नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आपके लिंक्ड लिस्ट में जो है जो आपका क्यू है, सॉरी लिंक्ड लिस्ट नहीं, इसको हम एज अ क्यू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यूजिंग द लिंक्ड लिस्ट, तो इस क्यू में आपके पास एक से ज्यादा वैल्यूज हैं। फ्रंट इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर। दिस मीन्स देयर आर मोर देन वन वैल्यूज इन योर क्यू, जो कि आपको नजर आ रहा है। तो अब जो है आप इस पुरानी नोड को डिलीट कर दें और इस पुरानी जो पहली नोड थी उसका एड्रेस आपने कहाँ रखा था? टेम्प में। तो आपने कहा डिलीट टेम्प। तो जब ये लाइन कॉल होगी तो ये वाली आपकी नोड जो है ये मेमोरी से क्या हो जाएगी? ये आपकी मेमोरी से डिलीट हो जाएगी और आपका जो है जो लिंक लिस्ट है अपडेट हो गया। देखिए, फ्रंट पॉइंट कर रहा है किसको? 200 को। अपनी वाली मेमोरी वापस करके ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने कहा मियाँ अब आप इसको इस्तेमाल करें जैसे आप इसको मर्जी इस्तेमाल करना चाहें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखते जाइए कैसे आपने जो है आप अब आप बाकी डिलीशन कॉल करनी है। अब आप होपफुली आपके ज़हन में जो है कुछ इसका खाका बैठ गया होगा। तो हम अब दोबारा थोड़ा-सा इसको अज़बर करने के लिए अब मुकम्मल दोबारा क्यू डॉट डी क्यू एक दफ़ा फिर देखते हैं। डी क्यू मैंने कॉल किया। पहले चेक करो कि कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यू एम्प्टी है तो हम देखें डिलीशन किस एंड से करते हैं? फ्रंट से। तो फ्रंट पे नल पीटीआर पड़ा होगा, वो आपको नज़र आ रहा है नल पीटीआर नहीं है। इसका मतलब क्यू एम्प्टी नहीं है। क्यू एम्प्टी नहीं है तो अब आपने डिलीशन करनी है। डिलीशन करने के लिए आपने पहले एक पॉइंटर बना दिया किसका? टेम्प का। और उसमें आपने फ्रंट की वैल्यू स्टोर कर दी। करंटली फ्रंट की वैल्यू आप देख रहे हो वो आपके पास क्या है? 200। तो आपके पास आपने टेम्प को अपडेट कर दिया और आपने कहा कि टेम्प में फ्रंट डाल दो, ठीक है। टेम्प इज इक्वल टू फ्रंट। नोड स्टैटिक टेम्प इज इक्वल टू फ्रंट। एक टेम्प नामी पॉइंटर बनाया और उसमें फ्रंट डाल दिया। क्यों? इस टेम्प की मदद से हम बाद में फ्रंट को इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। अच्छा जी, इसके अपडेट करने के बाद हमने ये देखना है कि अब आपके क्यू में एक ही नोड है या एक से ज्यादा नोड्स हैं। तो अब पहले आप ये करें कि फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट ऑफ नेक्स्ट कर दें, क्योंकि ये वाली नोड अब आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो फ्रंट जो है बेसिकली उसको पॉइंट करना चाहिए इस नोड को। तो फ्रंट इज इक्वल टू जब आप फ्रंट ऑफ नेक्स्ट करेंगे यानी फ्रंट एरो ऑपरेटर नेक्स्ट,
200 एड्रेस पे चले जाओ और एरो ऑपरेटर की मदद से उसके कौन से मेंबर की वैल्यू उठाओ, 300 की, और इसको कहाँ पे स्टोर कर दो, फ्रंट में। तो अब आपके पास यहाँ से आप 300 उठाएंगे और आप उसको कहाँ पे स्टोर कर देंगे, फ्रंट में। तो आपका फ्रंट अपडेट हो गया। अब ये वाली नोड जो है आपकी मेमोरी का हिस्सा रही नहीं, ठीक है। अपडेट करने के बाद अब आप देखें आपके क्यू में एक ही नोड तो नहीं है, और वो कैसे पता चलेगा कि फ्रंट में क्या आ जाना चाहिए, नल पीटीआर। अगर एक ही नोड होती तो फ्रंट के नेक्स्ट में क्या पड़ा होता, नल पीटीआर, किसी और नोड के एड्रेस ना होता। तो उस केस में आपको फिर रेयर को भी अपडेट करना पड़ता। अभी चूंकि एक नोड नहीं, एक से ज्यादा नोड्स हैं, तो रेयर को अपडेट करने की जरूरत नहीं। आपने सिंपली जो है फ्रंट को तो ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, आपने डिलीट कर देना है टेम्प पे पड़े हुए एड्रेस को। टेम्प पे एड्रेस किसका पड़ा हुआ है, 200 का, पुरानी वाली नोड का। तो टू इस ये वाली, इसका मतलब ये है कि इस मेमोरी को ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर दो, वापस कर दो। तो ये वाली मेमोरी जो है वो आपकी डिलीट हो जाएगी और इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर दिया जाएगा। अब आपके पास लिंक लिस्ट की सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसके अंदर अब आप देखें आपके पास दो नोड्स पड़ी हैं। ये पहली नोड है 300, फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है। दूसरी नोड रेयर है 400, फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। वंस अगेन अगर आपने डीक्यू कॉल किया एक दफा फिर, तो इस दफा डीक्यू में क्या होगा, डीक्यू की मदद से अब आपके पास जो है वंस अगेन डिलीट करते हुए न्यू नोड क्रिएट करो। तो सॉरी, इंदर्शन नहीं कर रहे, हम डिलीशन कर रहे हैं। तो डिलीशन करते हम क्या करेंगे, पहले जो है हम सॉरी, मुझे इसको थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है, ताकि ये कुछ कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। लेट मी सिंपली करेक्ट दिस टाइपिंग। अच्छा जी, अच्छा, आपने क्यू डॉट डी क्यू वंस मोर कॉल किया। जब आपने क्यू डॉट डी क्यू कॉल किया तो डिलीशन का नोड आपका जो है वो कॉल होगा। तो उसमें पहले ये देखें एम्प्टी तो नहीं है, और आप कहाँ से किस पॉइंटर से कहाँ आप डिलीशन करते हैं, आप फ्रंट पॉइंटर से। तो जब आप फ्रंट पॉइंटर से डिलीशन करते हैं तो एम्प्टी का पता कैसे चलेगा कि फ्रंट जो है उसमें क्या पड़ा होना चाहिए, नल पीटीआर। तो आप अगर नल पीटीआर है तो यूजर को मैसेज होगा अंडरफ्लो का या एम्प्टी का, ठीक है। आप देख रहे हैं कि वो आपके पास एम्प्टी जो है वो नहीं है, क्योंकि फ्रंट में नल पीटीआर नहीं पड़ा हुआ। अगर फ्रंट में नल पीटीआर नहीं पड़ा हुआ तो उसके बाद आपने क्या करें, आपने जो है पहले टेम्प नामी पॉइंटर बनाया और उसमें फ्रंट का एड्रेस डाल दिया, क्योंकि हमने इस टेम्प को यूज करके इसको डिलीट कर देना है। तो आपके पास फ्रंट में 300 पड़ा हुआ है, तो टेम्प नोड स्टैटिक टेम्प इज इक्वल टू फ्रंट। तो आपके पास टेम्प स्टैटिक टेम्प नाम पॉइंटर बना, उसमें एड्रेस आ गया फ्रंट नोड का, विच इज पॉइंटिंग टू एड्रेस नंबर 300। इसके बाद आपने कहा कि फ्रंट का नेक्स्ट अपडेट करो, फ्रंट एरो नेक्स्ट, और वहां पे जाके क्या करना है आपने, फ्रंट के नेक्स्ट को एक्सेस करो, विच इज एड्रेस नंबर क्या है, 400। ये उठाओ और ये डाल दो फ्रंट में, यानी इस नोड का एड्रेस। अब ये वाली नोड हमारी नोड लिंक लिस्ट से बाहर निकलने वाली है ना, तो इसको बाहर निकाल दें और इस पे अगली नोड का एड्रेस फ्रंट में डाल दें। तो फ्रंट का नेक्स्ट, फ्रंट एरो नेक्स्ट आपने किया 400, इसको उठाया और इसको आपने डाल दिया किसमें, फ्रंट में, ठीक है। जब ये फ्रंट आपका अपडेट हो गया तो फ्रंट भी आपका पॉइंट कर रहा है 400 को, रेयर भी किसको पॉइंट कर रहा है, 400 को। एक ही नोड बची। अब ये जो नोड बच गई, ये जो नोड क्यू से बाहर निकली, इसको आपने वापस करना है। लेकिन वापस करने से पहले ये चेक कर लें कि कहीं आपके क्यू में एक ही नोड तो नहीं बची। एक नोड का कैसे पता चलेगा कि अब जो फ्रंट जो है उसमें अपडेशन के बाद क्या आना चाहिए, नल पीटीआर। आपकी ये वाली कंडीशन, इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल पीटीआर अपडेशन के बाद। अगर नल पीटीआर आए तो इसका मतलब है एक ही नोड बची है। नल पीटीआर चूंकि नहीं आया, आप में वहां पे एड्रेस आ गया फ्रंट के, देखो डिलीशन के बाद जो है फ्रंट में क्या एड्रेस आ गया आपके पास, 400। तो अगर आ जाता है तो फिर आपको रेयर को भी अपडेट करना पड़ता। नहीं आया तो आपने सिंपली जो है फ्रंट को ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, आपने डिलीट कर देना है टेम्प को। तो ये जो टेम्प वाली मेमोरी है इसको डिलीट कर दें, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर दें, आप रिटर्न कर दें, ठीक है। इसके बाद वंस अगेन अगर आपने डीक्यू कॉल किया तो क्यूएमटी नहीं है, क्योंकि फ्रंट में नल पीटीआर नहीं पड़ा हुआ, पहली कंडीशन। टेम्प का पॉइंटर बनाए और टेम्प के पॉइंटर में क्या स्टोर कर दें, फ्रंट, ठीक है। आपने टेम्प का पॉइंटर बनाया और टेम्प के पॉइंटर में क्या स्टोर कर दिया, फ्रंट, और फिर फ्रंट को अपडेट किया किस वैल्यू से, फ्रंट के नेक्स्ट से। तो अब आप देखिए फ्रंट 400 को पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, नल पीटीआर। ये नल पीटीआर जो है आपने उठाया और इसको फ्रंट में स्टोर कर दिया। अब आपने देख चेक करना है
कि कहीं एक वैल्यू तो नहीं है और उसका उसकी निशानी क्या है, फ्रंट इज इक्वल टू नल पीटीआर। आप देखें एक ही नोड थी तो उसका नेक्स्ट में नल पीटीआर पड़ा हुआ था, तो अब ये कंडीशन जो है आपकी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल पीटीआर, ये सिर्फ उसी केस में ट्रू होगी जब आपके क्यू में एक ही वैल्यू रह जाए। तो फ्रंट को तो ऑलरेडी आपने अपडेट कर दिया है, अब आपको रेयर को भी अपडेट करना होगा। रेयर को क्या करना होगा, नल पीटीआर, क्योंकि एक ही वैल्यू थी वो आपने डिलीट कर दिया, तो ऑफ कोर्स अब आपकी क्यू खाली हो गई है, तो फ्रंट तो ऑलरेडी नल पीटीआर है। ठीक है, आपने रेयर को भी क्या कर दिया, आपने यहाँ पे रेयर को भी नल पीटीआर पे अपडेट कर दिया, और उसके बाद आपने कहा डिलीट कर दो टेम्प को, यानी 400 पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो 400 एड्रेस पे जाके इस नोड को क्या किया जाएगा, इस नोड को डिलीट कर दिया जाएगा, तो आपकी लिंक लिस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ठीक है, आपकी लिंक लिस्ट जो है, आप देखें फ्रंट भी नल पीटीआर को पॉइंट कर रहा है, रेयर भी किसको पॉइंट कर रहा है, नल पीटीआर को। ये हो गया आपका डीक्यू का ऑपरेशन, डिलीशन का ऑपरेशन। यही डीक्यू अगर आपने सर्कुलर में करना हो तो अगेन फ्रंट इक्वल्स टू नल पीटीआर, अब आपका समझ आ गई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्यू एम्प्टी है और आप फंक्शन से रिटर्न कर देंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो उसके बाद अब आपने डिलीशन करनी है, और डिलीशन हमेशा किस एंड पे होती है, फ्रंट एंड पे। ठीक है, अगर फ्रंट इक्वल्स टू रेयर है तो दिस मीन्स हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर इन द क्यू, देयर इज अ सिंगल वैल्यू। तो आप डिलीट कर दें किसको, फ्रंट को। यही काम हमने पिछली स्लाइड पर रेगुलर क्यू में थोड़ा अलग तरीके से किया। फ्रंट इक्वल्स टू रेयर की जगह हमने कहा फ्रंट इक्वल्स टू नल पीटीआर, वहां पे इस तरीके से हमने किया क्योंकि वहां पे कोड की डिमांड ऐसी थी। ठीक है, लॉजिक ये डिमांड कर रहा था। यहाँ पे चूंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में तो नल पीटीआर नहीं होता, उसके तो लास्ट नोड में फर्स्ट नोड के एड्रेस होगा, यानी उसके लास्ट नोड के नेक्स्ट में फ्रंट का एड्रेस पड़ा होगा, रेयर के नेक्स्ट में हमेशा फ्रंट का एड्रेस पड़ा होगा। इसलिए इसमें आपको अब सिंगल नोड का कैसे पता चलेगा कि फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यूज जो हैं वो क्या हैं, वो सेम है। तो आपने डिलीट कर देना है फ्रंट को, अगर एक ही वैल्यू है। ठीक है, आपने फ्रंट को क्या किया, डिलीट कर दिया। और डी क्यू में हमेशा हम जब डिलीशन करते हैं तो आपको पता है वो कहाँ से होती है, फ्रंट एंड में। एक केस में क्या अपडेट होता है, रेयर अपडेट होता है, वो ये वाला केस हो गया, फ्रंट इक्वल्स टू रेयर। तो फ्रंट और रेयर दोनों को क्या कर दिया, नल पीटीआर। एक ही वैल्यू थी वो डिलीट हो गई, और वो एक वैल्यू की डिलीट होने के बाद ऑफ कोर्स फ्रंट तो अपडेट होता ही है, हमें रेयर को भी अपडेट करना हुआ नल पीटीआर। अब एक से ज्यादा वैल्यूज हैं तो एल्स में आप चले जाएंगे, और आपने हमेशा किस पॉइंटर को अपडेट करना है, फ्रंट को। उसी तरह टेम्प का आपने पॉइंटर बनाया और उसमें क्या स्टोर कर दिया, फ्रंट, जिसकी मैंने अभी आपको विजुअलाइजेशन करवाई। फ्रंट के मैंने क्या डाल दिया, फ्रंट का नेक्स्ट, ताकि अगली नोड आ जाए। और उसके बाद रेयर के नेक्स्ट में क्या कर दिया, फ्रंट डाल दिया। ठीक है, ये एक नई लाइन इसमें आ गई, क्योंकि रेयर जो है वो हमेशा पॉइंट कर रहा है फ्रंट को, अब फ्रंट चेंज हो गया तो मुझे रेयर को भी अपडेट करना होगा। रेयर के नेक्स्ट में क्या डालना होगा, फ्रंट डालना होगा, और फिर हम डिलीट कर देंगे टेम्प को, इस मेमोरी को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। जल्दी से मैं आपको इसकी थोड़ी सी विजुअलाइजेशन करवा दूं। अच्छा जी, अब देखिए, अब लेट्स सपोज आपकी करंटली जो लिंक लिस्ट है उसकी सिचुएशन इस तरीके से है। आप देख रहे हैं आपका फ्रंट में पहली नोड का एड्रेस पड़ा विच इज़ 100, और उसके अंदर 4 नोड्स हमने 10, 20, 30, 40 ये 4 दफ़ा इनक्यू किया, और अब हमने डीक्यू कॉल करना है। लेकिन डीक्यू कॉल करने से पहले पहले इस लिंक लिस्ट की सूरत-ए-हाल समझ लीजिए। 100 पॉइंट कर रहा है 200 को, उसकी नेक्स्ट नोड 300 है, वहाँ पे 30 स्टोर है, उसकी नेक्स्ट नोड आपके पास 400 है, और 400 के नेक्स्ट में दोबारा पहली नोड का एड्रेस स्टोर है। तो पहली नोड इज़ एक्चुअली एट 100 एड्रेस नंबर 100, तो दिस इज़ अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब अगर आपने डीक्यू कॉल किया है और डीक्यू आप कॉल कर रहे हैं एक सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट के ऊपर, तो उसमें अब आपका कोड कैसे चलेगा? उसमें देख लें उसी लीनियर क्यू की तरह ही है, बस एक छोटी सी चेंज है। पहला, नोड स्टैटिक टेम्प इज इक्वल टू फ्रंट, और फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट ऑफ नेक्स्ट, ये तो वही पुराने वाला काम हो गया। आपने टेम्प नामी पॉइंटर बनाया और उसमें आपने किसको स्टोर कर दिया, फ्रंट के एड्रेस को, यानी ये नोड आपके चूंकि लिंक लिस्ट से निकलने वाली है, आपने फ्रंट को अपडेट करने वाले हैं, आप डिलीशन कर रहे हैं तो फ्रंट पॉइंटर को अपडेट करेंगे। तो आपने कहा फ्रंट को अपडेट कर दो, कैसे, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट ऑफ नेक्स्ट या फ्रंट एरो नेक्स्ट। तो फ्रंट पॉइंट कर रहा है किसको, 100 को, उसके नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, 200। ये 200 उठाओ और उसको कहाँ पे डाल दो, फ्रंट में, यानी अब आपका फ्रंट पॉइंट कर रहा है 200 नोड को। तो ये वाली नोड अब आपकी मेमोरी से क्या हो गई, बाहर निकल गई। जब आपकी वाली नोड बाहर निकल गई और फ्रंट आपका क्या बन गया, 200, तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में फ्रंट का, यानी पहली नोड का एड्रेस पड़ा होता है, फ्रंट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, वो एड्रेस गलत है, तब आपको इसको अपडेट करना है। ठीक है,
तो आप और लास्ट नोड का एड्रेस किस में पड़ा हुआ है? रेयर में। इस वजह से आप कह रहे हैं रेयर एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू फ्रंट। ठीक, अब देखें डिलीशन करने से पहले आपने क्या कहा? रेयर नेक्स्ट इक्वल्स टू फ्रंट, ताकि आपकी सर्कुलरिटी प्रॉपरली मेंटेन रहे। जो नोट बाहर निकल गई है, अब उसके लिए आपको लास्ट नोट को भी अपडेट करना है। तो रेयर में पड़ा हुआ है 300, इसके नेक्स्ट को अपडेट कर दो और इसमें क्या डाल दो? फ्रंट की नई वैल्यू विच इज 200। तो अब आपके फ्रंट पे 100 नहीं, बल्कि आपके फ्रंट पे जो नई नोड आ गई दिस इज 200। ये डालने के बाद अब आपने कहा कि डिलीट कर दो टेम्प को। तो इस केस में आप जो है टेम्प को जब आप डिलीट करेंगे, टेम्प में क्या पड़ा हुआ है? 100 का एड्रेस है, तो 100 पे पड़ी मेमोरी जो है वो डिलीट कर दो, ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस कर दो। तो आपके अब क्यू में 3 नोड्स बची। 200 से आप स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद आप किस पे जा रहे हो? आप जा रहे हो 300 पे। सॉरी, दिस इज नॉट 3, लेट मी चेंज इट। ये मैंने गलती से इसको 400 करना है। ठीक है जी, रेयर आपको पॉइंट कर रहा है किसको? 400 को। 200 और 300 के बाद 400, 400 अगेन पॉइंट कर रहा है फ्रंट को विच इज 200। यहाँ पे आप पहले उस पर वापस आ गए। तो आपकी सर्कुलरिटी इस तरीके से मेंटेन रहेगी इन अ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। एक सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट के अंदर जो है आप इस तरीके से सर्कुलरिटी को मेंटेन रख सकते हैं। ओके। डिलीट फ्रंट, फ्रंट इक्वल्स टू रेयर इक्वल्स टू नल पीटीआर। एक ही वैल्यू है, एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, तो टेम्प में फ्रंट को स्टोर कर दो। फ्रंट को अपडेट करो बाय यूजिंग फ्रंट ऑफ नेक्स्ट, और साथ साथ रेयर को भी अपडेट कर दो बिकॉज द लिंक लिस्ट इज सर्कुलर। ये हो गया आपका डीक्यू का ऑपरेशन। अब डिस्प्ले देख लें। आपने उसी तरह फ्रंट इक्वल्स नल पीटीआर है, क्यूज एम्प्टी है, कुछ भी शो करना नहीं है। टीआरएनओ हमने लिंक लिस्ट में पढ़ा था, ट्रावर्सल नोड के नाम से पॉइंटर बनाया और फ्रंट से लेकर हमने जाना है कहाँ तक? लिस्ट के आखिर तक, और तमाम वैल्यूज को डिस्प्ले करना है। दैट्स ऑल। आप बनाया चाहें तो टेम्प के नाम से पॉइंटर बना ले। मैंने टीआरएनओ ट्रावर्सल नोड नामी पॉइंटर बनाया, उसको फ्रंट यानी पहली नोड से इनिशियलाइज करके क्यू एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है। कब तक? जब तक ट्रावर्सल नोड में नल पीटीआर ना आ जाए, यानी आपकी लिंक लिस्ट जो है वो खाली ना हो जाए। और क्या करते जाओ? ट्रावर्सल नोड का डेटा पार्ट या डिस्प्ले करते जाओ और ट्रावर्सल नोड को अपडेट करो विद द नेक्स्ट एड्रेस ऑफ ट्रावर्सल नोड। ये हम लिंक लिस्ट में काफी डिटेल से ये ट्रावर्सल मेथड्स देख चुके हैं। होपफुली आपको क्लियर होगा। आपने लिंक लिस्ट की मदद से क्यू को इंप्लीमेंट किया और उसके तमाम मेंबर्स को डिस्प्ले कर दिया। राइट साइड पे आप देख रहे हैं पीक का मेंबर है। अगर फ्रंट इक्वल्स टू नल पीटीआर है तो क्यू इज एम्प्टी है, अदरवाइज फ्रंट पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसका डेटा डिस्प्ले कर दो। सिंपली हमने कहा था कि पीक या फ्रंट का मेथड जो है वो क्यू के फ्रंट पे पड़ी ही वैल्यू को डिस्प्ले करता है विदाउट रिमूवल। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपकी सर्कुलर लिस्ट है उसमें भी अगेन अगर फ्रंट इक्वल्स टू नल पीटीआर है, क्यू इज एम्प्टी और आप रिटर्न कर दें, अदरवाइज अब आपने डिस्प्ले करना है। तो उसी तरह ट्रावर्सल नोड को आपने स्टार्ट कर दिया फ्रंट से, और अब आप समझ गए होंगे कि आपका जो लूप चलेगा वो नल पीटीआर तक नहीं जाएगा, क्योंकि सर्कल लिंक लिस्ट में नल पीटीआर मौजूद नहीं होता। उसकी लास्ट नोड में दोबारा पहली नोड का यानी फ्रंट का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखें आपने कहा क्यू एलिमेंट्स को उसी तरह डिस्प्ले करें। डू ट्रावर्सल नोड ऑफ डेटा को डिस्प्ले कर दो, ट्रावर्सल नोड में नेक्स्ट डालते जाओ, और कब तक डालते जाओ? जब तक ट्रावर्सल नोड दोबारा किसके बराबर ना हो जाए? फ्रंट। यानी जब आप लास्ट नोड पे पहुंचेंगे, लास्ट नोड के नेक्स्ट में फ्रंट पड़ा होगा, तो इसका मतलब आपकी नोड कंप्लीट हो गया, आप सारे का सारा डेटा डिस्प्ले कर दिया। पीक भी उसी तरह रहेगा। बस एक चीज़ यहाँ पर नहीं आ गई, क्योंकि हम ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं, तो इसका डिस्ट्रक्टर आपने ज़रूर लिखना है। ठीक, और डिस्ट्रक्टर कैसे लिखना है? सिंपली फ्रंट इज नॉट इक्वल टू नल। आप क्या करो? डी क्यू को कॉल करते रहो जब तक फ्रंट मेंबर जो है वो नल ना हो जाए। फ्रंट आप साथ साथ अपडेट करते रहेंगे ना, तो ये आपके पास क्यू क्लास का मेंबर था, आपने डी क्यू ऑलरेडी लिखा हुआ है, डी क्यू डिलीशन करता है, तो इसकी मदद से आपकी मेमोरी की तमाम नोड्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी। आई होप दिस वॉज यूजफुल। सी यू इन द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड लिसनिंग टू